ये वो इनके मीनिंग लिखने हैं। जैसे एल का अर्थ क्या है, डिवाइड है ना। फिर उसके बाद एम का अर्थ क्या है, मल्टीप्लाई है। फिर उसके बाद पी का अर्थ क्या है, प्लस है। और उसके बाद क्यू का अर्थ क्या है, माइनस है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो मदद मिलेगी वो एल से मिलेगी। एल का अर्थ क्या है, डिवाइड है। अब अगर आप यहां देखोगे तो एल का अर्थ क्या हो गया, डिवाइड। 8/16 तो 1/2 हो सकता है। अब दिमाग चकराएगा क्योंकि 2 एलसीएम में है, तो यानी कि पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। पूरा करिएगा भाई सॉल्व, क्योंकि यही चीज है, यही तो दिमाग लगाना पड़ेगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ 26/13, तो अब ये क्लियर है कि 26/13 है, तो 13 से ये कट जाएगा 2 बार में, मतलब नीचे एलसीएम 13 नहीं जा रहा होगा। इस ऑप्शन को हम हटा सकते हैं। इसमें एलसीएम 13 नहीं जा रहा होगा, इस ऑप्शन को आप हटा दीजिए। अब यहाँ देखिए तो 34/17, अब 34/17 इसमें भी ये 2 बार में जा रहा होगा, मतलब नीचे एलसीएम आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एल है, तो अगेन 8/3। तो अब मजबूरी बन गई हमारी इन 2 ऑप्शंस को चेक करना। इन 2 ऑप्शंस को चेक करना हमारी मजबूरी बन गई, तो हमें पूरे पूरे सॉल्व करने पड़ेंगे, है ना। बिना सॉल्व करे काम चलेगा नहीं। तो आपने सॉल्व किया होगा तो बताइए जल्दी से क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, सचिन, सुजीत, अतुल, अब काफी स्टूडेंट्स के यहाँ आंसर्स आने शुरू हो गए हैं कि दैट ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका सही आंसर बन रहा है। ठीक है, हाँ तो बस वही है ना कि आपको 4 ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। यही है सीजीएल मेंस, यही है सीएचएसएल मेंस, यही है टीयर 2। ठीक है, मैथ्स में कहते हो ना बहुत टफ क्वेश्चन आते हैं, तो रीजनिंग में भी आ सकते हैं। बस ये हम लोग इसलिए अवॉइड करते हैं क्योंकि हम प्री लेवल की तैयारी कर रहे होते हैं। मेंस में पहुंचते हैं तो हमें ऐसे क्वेश्चन देखने पड़ते हैं। तो यहाँ पर जनरली ऑप्शन नंबर डी आंसर आ रहा है, सो वी विल चेक इट, क्या डी सही है या नहीं है। अभी सिर्फ एक ही ऑप्शन कटा है कि बी ऑप्शन आंसर नहीं होगा, ए और सी हो सकता है, लेकिन स्टूडेंट्स का आंसर ज्यादातर डी आ रहा है, तो हम डी को पहले चेक कर लेते हैं। डी कह रहा है 9p, सो 9p, p का अर्थ क्या है, प्लस। 9l, l का अर्थ क्या है, डिवाइड। 9q, q का अर्थ क्या है, माइनस। 9m, m का अर्थ क्या है, मल्टीप्लाई। 9, तो आप यहाँ देखोगे 9 से 9 गया, 1 बचा, तो 9 और 1 10, 10 माइनस 81, तो 10 माइनस 81 मतलब माइनस 71। और आप देखिए कि यहाँ पर जो है वो इस ऑप्शन में यही आ रहा है। सो द आंसर इज ऑप्शन डी। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। कितना आंसर बन गया आपका, ऑप्शन डी जो है वो आपका राइट आंसर बन गया। क्लियर। बेटे की तबीयत बेटा ठीक है, पहले से ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बनाइए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कथन दिया गया है, शुड वुमेन सर्व इन द कॉम्बैट यूनिट्स, क्या महिलाओं को लड़ाकू इकाइयों में सेवा देनी चाहिए। अब देखिए अभी हम बात कर रहे हैं कि आज इंडियन आर्मी डे है, तो हम ऐसा क्वेश्चन ना करें, ये कैसे हो सकता है। ठीक है, तो अब इस प्रश्न को देखिए और इस प्रश्न के अनुरूप आंसर दीजिए। चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं, क्योंकि आप सीजीएल का एग्जाम देंगे तो सीजीएल में आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, तो मैक्सिमम टाइम कोशिश कीजिएगा कि क्वेश्चंस को इंग्लिश में ही सॉल्व करें, है ना। चलिए बनाइए इसका आंसर जल्दी से। तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि हाँ, क्योंकि महिलाओं को युद्ध इकाइयों में सेवा देने की अनुमति देना लैंगिक समानता की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। यस, अलाउइंग वुमेन टू सर्व इन द कॉम्बैट यूनिट इज अ पॉजिटिव स्टेप टुवर्ड्स द जेंडर इक्वालिटी। जेंडर इक्वालिटी का अर्थ होता है लैंगिक समानता, है ना। जैसा कि हम कहते हैं कि लड़का लड़की एक समान होते हैं, और समान होते भी हैं, कहते ही नहीं है, समान होते भी हैं। लेकिन इस जेंडर इक्वालिटी यानी कि लैंगिक समानता में हमेशा हम पॉजिटिव सकारात्मक कदम को देखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि लड़के जो है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल के तौर पर कि कुछ लड़के शराब पी के सड़क पे पड़े हैं, तो जी लड़कियां भी कह रही हैं हम भी शराब पियेंगे और सड़क पर गिरेंगे, है ना, कि भैया हम तो समान है, लड़का लड़की एक समान। तो ऐसी समानता नहीं चाहिए, हमें समानता चाहिए होती है सकारात्मक रूप में। तो जेंडर इक्वालिटी इन द पॉजिटिव मैनर, लड़ाकू इकाइयों में समानता देना एक पॉजिटिव सेंस के तरफ इशारा करता है। सो यहाँ पर जो है आर्ग्यूमेंट पहला जो है वो बिल्कुल सही है, तर्क पहला जो है वो बिल्कुल सही है। कह रहा है नो, वुमेन्स आर द मोस्ट इमोशनल जेंडर इन इंडिया। नहीं, भारत में महिलाएं सबसे ज्यादा इमोशनल जेंडर है। सो इट डजंट मैटर, इससे क्या फर्क पड़ता है अगर भारत में महिलाएं जो है वो सबसे ज्यादा इमोशनल जेंडर है। इमोशनल जेंडर होने का अर्थ ये तो नहीं है ना कि वह जो है वो लड़ाकू इकाइयों में सेवा नहीं दे सकती। अगर हम बात करें, आपने एक मूवी देखी होगी नीरजा, है ना, सो वो मूवी में आपने जो है वो देखा होगा कि मतलब जो पायलट थी वो महिला थी, है ना, और उसने बिल्कुल धुआं धुआं कर दिया था। और सबसे बड़ी बात है, आपने अभी मूवी देखी होगी ये वाली जो मूवी बनी थी ना पाकिस्तान ने जो अपने सर्जिकल स्ट्राइक किए थे उसके आधार पर, है ना, तो वहां भी आपने देखा होगा कि वो तो रियलिटी पर आधारित थी, है ना। ऐसा नहीं है कि उसमें मूवीज थी, दोनों ही रियलिटी पर आधारित है, लेकिन आपको असल रियलिटी नहीं पता होती, बट मूवीज पता होती है, इसलिए मैं मूवीज से रिलेट करता हूँ चीजों को। तो आपने देखा होगा कि वहां भी जो हमारी पायलट थी वो महिला थी। सो देखिए चीजें क्या होती है, ऐसा नहीं है कि महिलाएं कॉम्बैट यूनिट्स में जो है वो पार्ट नहीं ले सकती, बिल्कुल ले सकती है। तो सेकंड वाला जो है वो बिल्कुल गलत है, यानी कि पहला आर्ग्यूमेंट ठीक है, लेकिन जेंडर इक्वालिटी का मतलब ये नहीं है कि अगर लड़के शराब पी के सड़क पे पड़ेंगे तो हम भी शराब पी के सड़क पे पड़ेंगे, ये गलत हो जाएगा। ऐसी जेंडर इक्वालिटी नहीं चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न देखिए, बढ़िया प्रश्न है, बनाइए, एकदम जबरदस्त क्वेश्चन जिसे कहते हैं। हिंदी में बनाएंगे, इंग्लिश में बनाएंगे, चलिए जिसमें भी बनाएंगे बनाइए। मैं साइड हो गया हूँ, बोर्ड आपको मैंने साइड होकर दे दिया है। 45 सेकंड्स का टाइम इसमें आपके रहेगा, 45 सेकंड का समय आपके पास है, बनाइए। 45 सेकंड में कैसे करेंगे इस प्रश्न को।
उम्मीद अनुसार आपने कर लिया होगा ये क्वेश्चन, यस और नो? उम्मीद के अनुसार पूछ रहा हूँ, कर लिया होगा, बाकी हम देखते हैं। नहीं किया होगा तो कोई बात नहीं है, कर लिया होगा तो अच्छी बात है, नहीं किया होगा तो कोई बात नहीं है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन आखिर कह क्या रहा है। तो क्वेश्चन ही बढ़िया जबरदस्त प्रश्न है। कह रहा है अपने घर से निकलने के बाद समीरा कुछ मीटर पूर्व में चलती है, वहां से वह दाएं मुड़ती है और 100 मीटर चलती है। अब मान लीजिए अपने घर पे समीरा यहाँ पर थी, यहाँ से वो निकलती है पूर्व में कुछ मीटर चलती है, वो कुछ मीटर एक्स डिस्टेंस है, वहां से वह दाएं मुड़ती है और 100 मीटर चलकर बाएं मुड़ती है। वहां से वह दाएं मुड़ती है और कितना चलती है, 100 मीटर, है ना, और बाएं मुड़ती है और बाएं मुड़कर फिर कितना चलती है, 30 मीटर। एंड देन टुक अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक 30 मीटर्स। उसके बाद दोबारा से बाएं मुड़कर कितना चलती है, 30 मीटर चलती है। तो ये चल गई 30 मीटर, ठीक है, 30 मीटर। फाइनली शी टुक अ लेफ्ट टर्न एंड अगेन वॉक 40 मीटर। उसके बाद वह फिर बाएं मुड़कर 40 मीटर चलकर बाजार पहुंचती है। तो यहां से यहां तक 40 मीटर चलती है और कहां पहुंचती है, मार्केट पहुंचती है, ठीक है। If the air distance between her house and the market is 100 मीटर, कह रहा है यदि उसके घर एवं बाजार की हवाई दूरी 100 मीटर है ना, कह रहा है कि यदि उसके घर और बाजार के बीच की हवाई दूरी कितना है, 100 मीटर है, अर्थात ये डिस्टेंस जो है ये कितना है, 100 मीटर है। तो वो स्टार्टिंग में कितना चली थी ये बताना है, मतलब एक्स डिस्टेंस आपको बतानी है। सो फॉलोइंग अप दी पाइथागोरस थ्योरम, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, खेल होता है इन सभी चीजों का। सो डिस्कस करते हैं कैसे हम इसकी एक्स डिस्टेंस निकाल सकते हैं। डायग्राम सबका बन गया होगा होपफुली, है ना, सभी का बन गया डायग्राम, यस सुनो एक बार बता दीजिए कि डायग्राम सभी का बन गया है। 50 लगभग आंसर आ रहा है और 30 लगभग इधर आंसर आ रहा है। तो इसका मतलब मैं अंदाजा लगा सकता हूं एक चीज का कि क्लास जैसे मेन चैनल और एसएससी चैनल दोनों पर चल रही है। सभी जगह दोनों ही जगह सीजीएल के स्टूडेंट्स हैं जो सपना रखते हैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने का, जो सपना रखते हैं एक्साइज इंस्पेक्टर बनने का, तो पर वो तुक्का भी लगाते हैं, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, हम देखते हैं चीजों को कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, पाइथागोरस थ्योरम बनाने के लिए इसे पाइथागोरस की कंडीशंस पर लाना होगा। तो पाइथागोरस की कंडीशंस यही होती है ना, कि मान लीजिए अगर हम इसको मान रहे हैं परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कितना है, अगर इसको मान रहे हैं हम बेस, तो बेस कितना है, तो और ये तो हाइपोटेनियस हो ही गया, ये क्या हो गया, ये आपका हाइपोटेनियस हो गया। तो हाइपोटेनियस कितना है आपका, 100 मीटर। हाइपोटेनियस कितना है आपका, 100 मीटर, आप देख पा रहे होगे, है ना। हाइपोटेनियस कितना है आपका, 100 मीटर। बेस कितना है आपका, तो बेस में एक्स डिस्टेंस तो ये हो गई, प्लस ये वाली दूरी तो मुझे पता है जितनी होगी इतनी होगी, दैट इज 30। तो x प्लस 30, यानी कि बेस पे मुझे पता चल गया कि बेस कितना आ गया मेरा, x प्लस 30 आ गया। परपेंडिकुलर मेरा कितना है, क्योंकि टोटल डिस्टेंस कितनी थी, 100 थी, टोटल डिस्टेंस कितनी थी, 100 थी, ये 40 है, तो ये बची हुई कितनी हो जाएगी, ये बची हो जाएगी 100 माइनस 40, दैट इज 60। ये कितनी हो जाएगी, 100 माइनस 40 यानी कि 60। तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, 60 हो गई। अब हम सब जानते हैं कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना है, 100 का स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, 60 का स्क्वायर, और बेस मुझे निकालना ही है, बेस का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, 10,000 माइनस 3600 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। सो बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया आपका, 6400, है ना, 6400। सो बी इज इक्वल टू क्या हो गया, रूट ऑफ 6400, और बी इज इक्वल टू वैल्यू हो गई कितनी, 80 मीटर। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई भाई, बी की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 80 मीटर। तो बी की वैल्यू इज 80 मीटर, तो बी वैल्यू इज 80 मीटर। अब जब बी की वैल्यू 80 मीटर आ गई, हमें पता चल गया, तो हम ये तो निकाल ही सकते हैं कि बी इज इक्वल टू कितना था, एक्स प्लस 30 था। बी इज इक्वल टू कितना था, एक्स प्लस 30 था, ठीक है। बी की वैल्यू कितनी आ गई, 80 इज इक्वल टू एक्स प्लस 30। तो एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, 80 माइनस 30, यानी कि एक्स की वैल्यू इज 50, यानी कि एक्स की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 50 आ गई। सो यही आपसे पूछा गया था, है ना, कि हाउ फार डिड समीरा वॉक टुवर्ड ईस्ट इनिशियली फ्रॉम हर हाउस, है ना, समीरा अपने घर से पूर्व में कितना चली थी, है ना। तो स्टार्टिंग में कितना चली थी, एक्स की वैल्यू आ गई आपकी 50 मीटर, दैट इज ऑप्शन बी, दैट इज ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी चली थी, समीरा जो चली थी कितना चली थी, बी ऑप्शन, यानी कि 50 मीटर जो है वो चली थी। क्लियर, बहुत बढ़िया शिवम और देश, बहुत अच्छे। सुधांशु, गजब जिसको कहते हैं, जबरदस्त। अगला देखते हैं, नेक्स्ट है, बनाइए। ये सेट थ्योरी आपको दिखने में थोड़ा सा इजी लगेगा, लेकिन करने में इसमें चारों ऑप्शंस चेक करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर लॉजिक अलग अलग है। बनाइए जल्दी से, ट्राई कीजिए, लेट्स ट्राई इट, लेट्स ट्राई इट दोस्त। ओनली ग्रेजुएशन दिमाग है फिर आपके पास, जैसा कि आप बता रहे हैं कि आपका दिमाग खराब हो रहा है, तो दिमाग है आपके पास, मतलब मेरा एक प्रश्न है आपसे। चलिए इसको देखिए, ये प्रश्न क्या कह रहा है। यहां पर इस प्रश्न की बात करें अगर हम, तो यहां देखिए कह रहा है दिए गए विकल्पों में से एक वह चुने जिसमें संख्याओं का समूह प्रश्न में दिए गए संख्याओं से समूह की तरह है। हम एकदम से जल्दबाजी में क्या देखते हैं कि जब भी हमें कोई ऐसी संख्या दिखती है ना जो डबल प्लस वन हो, तो हमारी मैथमेटिक्स की जो तेजी है वो हमें आने लगती है। हम सोचते हैं इंटू 2 प्लस 1 है, ये भी इंटू 2 प्लस 1 है, और इसी चक्कर में हमारे 30 सेकंड खराब हो गए। क्यों हो गए, क्योंकि इंटू 2 प्लस 1 लिखा ही नहीं कहीं भी, और हमने सब में ऑप्शंस में चेक किया, तो हमारे 30 सेकंड्स वेस्ट हो गए। लेकिन अगर इसी समूह में मैं बात करूं डिफरेंस की, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस 4 है और इन दोनों के बीच का डिफरेंस 8 है। और ऐसा मैं यहाँ पर चेक करूं ऑप्शन थर्ड में कि 5, 9, 17 में इन दोनों के बीच का डिफरेंस 4 है और इन दोनों के बीच का डिफरेंस 8 है। तो द सेम डिफरेंस, बिकॉज ऑफ द सेम डिफरेंस हमारा आंसर कितना होगा, ऑप्शन थर्ड होगा, ठीक है ना। सो हमारा आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। हमारा आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। थर्ड ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर बनेगा। क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट है, बनाइए, दिमाग लगा के बनाइएगा।
हाँ डिफरेंस भी देख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि डिफरेंस नहीं देख सकते, डिफरेंस भी देख सकते हैं। राहुल अब ठीक है, नाउ एवरीथिंग इज ओके। तो रेस्ट कर बेटा, कमेंट क्यों कर रहा है? अपनी परेशानी दुनिया को बताने से हल नहीं होती, अपनी परेशानी का हल हमारे पास खुद होता है, हमेशा ध्यान रखना। वी हैव प्रॉब्लम सो वी हैव सॉल्यूशन। अब ये प्रश्न देखिए, बहुत प्यारा प्रश्न है। कहना है H प्लस आई, P प्लस Q का अर्थ क्या है कि P Q का पुत्र है। सो H प्लस आई का अर्थ क्या हो जाएगा? H I का पुत्र है। H क्या हो जाएगा? पुत्र हो जाएगा किसका? I का। कह रहा है I डिवाइड L, P डिवाइड Q का अर्थ है P Q का पिता है, तो I जो है वो पिता हो जाएगा किसका? L का। I जो है पिता हो जाएगा किसका? L का। ठीक है, I क्या हो जाएगा? पिता हो जाएगा L का। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में पूछा गया है LH से। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? LH से। तुम्हें क्या लगा ये आसान क्वेश्चन है सर, एकदम से सर ने दे दिया तो आसान होगा, और हमने आंसर भी ए ऑप्शन दे दिया। अरे सर ने ये क्वेश्चन दिया है तो कुछ तो इस क्वेश्चन में खास होगा, और वो खास यही है कि भाई जब ये कह रहा है HL से या LH से, इसका अर्थ है L जो है वो H को क्या बुलाएगा, तो H जो है वो L को क्या बुलाएगा, तो L का जेंडर नहीं पता भैया, L का जेंडर नहीं पता, जेंडर नहीं पता, कजन तो नहीं बुलाएगा क्योंकि सगा है। अब सगे में या तो भाई होगा, है ना, या तो भाई होगा या फिर बहन होगा, तो हमें क्लियर नहीं है, इसीलिए इसने दोनों ऑप्शन दिए, ब्रदर भी और सिस्टर भी। और द राइट आंसर इज ब्रदर और सिस्टर, ब्रदर और सिस्टर। तो ब्रदर और सिस्टर आंसर इसका होगा, क्या होगा? ब्रदर और सिस्टर। ठीक, तो क्वेश्चन अच्छा था, ध्यान से करने वाला था, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है। बढ़िया क्वेश्चन है क्योंकि इसमें आपके तार्किक शक्ति का चेक हो जाएगा, लॉजिकल जितना आप सोच सकते हैं, आपके सोच विचारों का इसमें गहन अध्ययन होगा। अभी तक आपने पांचों प्रश्न देखे, पांचों प्रश्न ऐसे नहीं थे जो आपने जीडी के एग्जाम में देखे होंगे, एमटीएस के एग्जाम में देखे होंगे, क्योंकि ये प्रश्न है सीजीएल लाइक, मेंस में पूछेगा ऐसे क्वेश्चंस। अब आपने इस क्वेश्चन में क्या दिमाग लगाना था। कह रहे यदि गणतंत्र दिवस 1996 में शुक्रवार को मनाया जाता है, अब गणतंत्र दिवस का अर्थ क्या होता है, तो रिपब्लिक डे का अर्थ क्या होता है? 26 ऑफ जनवरी। तो ये कह रहा है कि यदि 26 जनवरी कितना 1996 जो है इट वाज ऑन फ्राइडे, ये कब है? ये शुक्रवार के दिन है। तो आपसे पूछा क्या गया है? आपसे पूछा गया है ऑन विच डे इन 2000 इंडिपेंडेंस डे वाज सेलिब्रेटेड, यानी कि 15 अगस्त, यानी कि 15 अगस्त 2000 में क्या दिन होगा। बढ़िया क्वेश्चन है, सोचने वाला प्रश्न है भाई, है ना। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? जनवरी मतलब 2000 तक जाना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, ऐसे नहीं कर सकते जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त के दिन जोड़े और आंसर दे दिया, नहीं सर। इस प्रश्न के लिए सबसे पहले आपको 26 जनवरी 2000 का दिन निकालना पड़ेगा। अब उसको करने के आपके पास दो तरीके हैं, मैं दोनों तरीके आपको समझा रहा हूं। सबसे पहला तरीका, आपको पता है कि 26 जनवरी 1996 में क्या है? फ्राइडे है, ठीक है। तो आपको पता है कि 26 जनवरी 1997 का क्या दिन होगा? आप जानते हैं कि 26 जनवरी 1998 का क्या दिन होगा? आप जानते हैं 26 जनवरी 1999 का क्या दिन होगा? और आप जानते हैं 26 जनवरी 2000 का क्या दिन होगा? ठीक है, अब आप इसे कैसे करें? देखिए भाई सिंपल सी बात है, 1996 कैसा वर्ष है बताइए? 1996 आपके अनुसार लीप वर्ष होगा, है ना, क्योंकि 96 डिवाइड बाय 4 मेरे अनुसार भी लीप वर्ष है एग्जामिनर के, और जो हमारे कैलेंडर के क्या थे, पोप ग्रिगोरी 13 थे, उनकी आत्मा भी कहती है कि ये क्या है? आपका लीप वर्ष है। तो 1996 लीप वर्ष है, यानी कि इसमें +2 होगा, मतलब सैटरडे और संडे। तो यहाँ पर कौन आएगा? संडे आएगा, क्योंकि ये सामान्य वर्ष है तो इसमें +1 होगा, अर्थात ये भी क्या आएगा? आपका मंडे आएगा। आपका ये सामान्य वर्ष है तो ये भी +1 होगा, यानी कि आपका कितना आएगा? ट्यूसडे आएगा। और इसके बाद अगर आप देखेंगे ये भी सामान्य वर्ष है तो +1 होगा, मतलब कि आपका कितना आएगा? वेडनेसडे आएगा। कितना आएगा? वेडनेसडे। सो यहां तक हमें पता चल गया कि इसमें वेडनेसडे होगा। अब इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते थे कि 96 से 2000 तक, कि 96 से 2000 तक, कि 96 से 2000 तक जो अंतर है वो 4 वर्षों का है। उस 4 वर्षों में एक सामान्य वर्ष है, वो एक लीप वर्ष है, और 3 सामान्य वर्ष है। तो 3 सामान्य वर्षों का 3 और एक लीप वर्ष का 2, तो 3 और 2 5 आप डायरेक्ट भी जोड़ सकते थे, और फ्राइडे में अगर आप 5 डायरेक्ट जोड़ते तो आपका वेडनेसडे मिल जाता। तब आपका कितना मिल जाता? तब आपका वेडनेसडे मिल जाता। यहाँ पर वेडनेसडे हो गया। अब हमको चाहिए 15 अगस्त 2000 का दिन, हमको जनवरी का पता चल गया है। अब हम अपना वही फंडा लगाएंगे जो हम बचपन से लगाते आए हैं। क्या? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। ठीक है, जनवरी के कितने दिन? 26 जनवरी हमें दी गई है, तो 31 - 26 यानी कि 15 दिन, वो 5 दिन बचे। जनवरी में कितने दिन बचे? 5।
2000 में फरवरी कितने दिन की होगी? 29। यहाँ गलती मत कर देना, क्योंकि सन 2000 की बात कर रहे हैं और सन 2000 में जो फरवरी है ना वो 29 दिनों की होती है। कितने दिनों की होती है? वो 29 दिनों की होती है। कितने की होती है? 29 की होती है। मार्च की यदि बात करूं तो 31 अप्रैल, 30 मई, 31 जून, 30 जुलाई, फिर 31 और अगस्त की वो तारीख जो यहाँ पूछी गई है कितनी? 15 तारीख। इन सबको जोड़ लीजिए तो 5 और 9 14, 14 और 1 15, 15 और 1 16, 16 और 1 17, 17 और 5 22, 22 का 2 कैरी 2, तो 2 2 4 3 7 3 10 3 13 3 16, 16 3 19 और 1 20। 5 और 9 14, 14 और 1 15, 15 1 16, 16 1 17, 17 5 22, 22 का 2 कैरी 2, 2 और 2 4, 4 3 7 3 10 3 13 3 16, 16 3 19, 19 और 1 20। कितना हो गया? 202। कितना हो गया? 202 हो गया। अब आप क्या करिए? इस 202 को डिवाइड करिए किससे? 7 से। तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 6 बचा, फिर 2 उतारिए, फिर 7 अट्ठे 56, तो कितना बच गया? 6 बच गया। अब ये 6 किस में ऐड होगा? अब ये 6 इसमें ऐड मत कर देना, धोखे से भी गलत हो जाएगा। ये 6 ऐड होगा इसमें, और जैसे इसमें ये 6 ऐड होगा आंसर विल बी ट्यूसडे। तो द आंसर विल बी ट्यूसडे। बढ़िया क्वेश्चन है, जबरदस्त पढ़ने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छे सचिन, अमित, अतुल, स्नेहा। सो द आंसर इज ऑप्शन बी। सो द आंसर इज ऑप्शन बी। कुलदीप, अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट बनाओ। फिर एक बढ़िया क्वेश्चन, जबरदस्त इसको कहते हैं। अब शाहिद सिद्दीकी में पूरी क्लास में हेलो हाय ये तो करने आया नहीं हूं, मैं तो पढ़ाने आया हूं, है ना सिद्दीकी साहब? तो आपने हेलो हाय करना तो आप करते रहो, आपने पढ़ना है तो आप पढ़ते रहो, सिलेक्शन लेना है सिलेक्शन ले लो, बातें करनी है बातें कर लो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। मैं पढ़ाने आया हूं, सो मुझे तो डिस्टर्ब नहीं करो तो बेटर है। चलिए करिए इसका आंसर। अपने घर से शुरू करने के बाद नरेन पूर्व की ओर कुछ मीटर की दूरी तय करता है, वहां से वह दाईं तरफ मुड़ता है और 80 मीटर की दूरी तय करता है, फिर बाईं तरफ मुड़ता है और 20 मिनट तक चलता है, अंत में वह दाईं तरफ मुड़ता है और अस्पताल तक पहुंचने के लिए 40 मीटर चलता है। समझ रहे हैं आप? देखिए नहीं समझ रहे तो बने समझिए, समझना तो पड़ेगा ही। कह रहा है कि आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम हिज हाउस नरेन वॉकड अ फ्यू मीटर टुवर्ड ईस्ट, कुछ मीटर, फ्यू मीटर्स टुवर्ड ईस्ट चलता है। कह रहा है कि फ्यू मीटर टुवर्ड ईस्ट, मान लीजिए वो यहां से चलता है, रे चल जा सही सही सीधे सीधे चल जा, few meter toward east. From there, he took a right turn and walked 80 meter. From there, he took a right turn and walked 80 meter. And then took a left turn and walked 20 meter. And then took a left turn and walked 20 meter. उसके बाद फिर बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है. And finally, he took a right turn and walked 40 meter. फिर वह दाएं मुड़ता है 40 मीटर चलता है और अस्पताल पहुंचता है. ठीक है. अब कह रहा है कि यदि उसके घर और अस्पताल के बीच की हवाई दूरी 130 मीटर है ना? कह रहा है if the distance, air distance between his house and the hospital is 130 मीटर, तो यहां से और यहां तक की जो हवाई दूरी है वो साहब कितनी आ गई? 130 मीटर आ गई, है ना? तो स्टार्टिंग में नरेन जो है वो कितना चला होगा? डायग्राम सेम बना सभी का? ये सुनो, सभी का डायग्राम सही बना या नहीं बना? बताइए, सभी का जो डायग्राम है वो बिल्कुल ठीक बना या नहीं बना? ऐसा ही डायग्राम बना होगा सभी का, बिल्कुल लगभग सेम। अब यहां से देखिए, अगर मैं बात करूं यहां से और यहां तक की, है ना? तो अगर ये x है तो ये दूरी कितनी हो जाएगी? जितनी ये थी, यानी कि 20 हो जाएगी यहां से यहां तक। अब मैंने आपको बताया मुझे तो बेस चाहिए, मैं इसको बेस मानता हूं, और बेस मेरा कितना आ गया? x + 20 आ गया। भाई ये 40 है, ये 80 है, ये कितनी है? 80 है। तो अगर मैं यहां से और यहां तक की डिस्टेंस पूछूं तो वो परपेंडिकुलर है, वो कितना हो गया? 80 40 मतलब 120, है ना? तो परपेंडिकुलर कितना हो गया? 120, और बेस कितना हो गया? x + 20, और बेस कितना हो गया? x + 20। तो जो ये थी डिस्टेंस, ये तो मुझे दी गई है 130, यानी कि हाइपोटेनियस कितना दिया गया है? 130। तो हाइपोटेनियस भी मेरे पास आ गया, तो हाइपोटेनियस भी मेरे पास आ गया, कितना आ गया? 130 आ गया। हाइपोटेनियस भी मेरे पास आ गया, कितना आ गया? 130 आ गया। अब वापस से वही h² = p² + b², है ना भाई? h² कितना हो गया? p² + b², ठीक है। अब h की वैल्यू कितनी है भाई? देखो ध्यान से, 130 का वर्ग, और p की वैल्यू कितनी है भाई? p की है 120 का वर्ग, और b की वैल्यू कितनी है? तो b की वैल्यू तो b ही रखेंगे। 130 का वर्ग हो गया मतलब 16900 माइनस 14400 इज इक्वल टू b², है ना? तो b की वैल्यू कितनी हो गई? √2500, अर्थात b इज इक्वल टू कितना हो गया? 50। तो यहाँ पर जो b है इसका वैल्यू आ गया कितना? 50। यहाँ पर जो ये b है इसका वैल्यू आ गया कितना? 50 आ गया, ठीक है। यहाँ पर इस b का वैल्यू 50 आ गया। अब वापस से इसी पे आ जाते हैं कि हमको पता है, क्या पता है कि वी ऑल नो कि b इज इक्वल टू जो है वो x + 20 है। अब b का वैल्यू 50 आया, तो 50 + 50 बराबर x + 20, तो x बराबर कितना हो गया? 50 - 20, यानी कि x का जो वैल्यू है वो कितना हो गया? वो 30 हो गया। यानी कि x का जो वैल्यू है वो कितना हो गया? वो 30 हो गया। कितना हो गया? वो 30 हो गया। अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर बन गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका परम सत्य आंसर बन गया। ठीक है, समझना तो पड़ेगा भाई। सीजीएल की तैयारी करनी है तो अब सीजीएल के मेंस में रीजनिंग भी पढ़नी पड़ेगी, और सीजीएल की रीजनिंग मेंस की जो आएगी इसी कदर बेकहर आएगी, है ना? वो सुना है ना कि शून्य पे सवार हूं मैं क्या कहता है? मैं शून्य पे सवार हूं, मैं बेखबर खुमार हूं, मैं मुश्किलों से क्या डरूं, मैं खुद कहर हजार हूं। तो कहर भरा आएगा, लेवल बहुत टाइट है। क्या हो गया? तो डरता कौन है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है,
नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न है, बनाइए। करिए जल्दी से इसको। देखिए, कह रहा है व्हाट टाइम बिटवीन 4 and 5 o'clock will the hands of a clock be opposite in direction? 4 से 5 बजे के बीच घड़ियों की सुइयां कब विपरीत होती हैं? जैसे ही बात कर दे अपोजिट की, यानी कि विपरीत की, तब बस दिमाग में एक चीज आनी चाहिए, जो समय दिया गया है वो समय है 4। 4 के विपरीत कौन सी सुई होती है? तो 4 के विपरीत का जो सुई में घड़ी में कनेक्शन होता है वो 10 का होता है। 4 के विपरीत आप देखेंगे ना अपने घर में घड़ी टंग रही होगी, उसमें देखिएगा तो आपको 10 दिखाई देगा। सिंपली इस वो आपको क्या दिखाई देगा? आपको 10 दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? 10, क्योंकि इन दोनों के बीच में 6 घंटे का क्या होता है? गैप होता है। तब आपने क्या करना है? तब आपने जो 10 आ रहा है इसकी मल्टीप्लाई करनी है 60/11 से, अर्थात 600/11, और इस 600 को भाग कर देना है 11 से, तो 11 पंजे 55, यानी कि बचेगा कितना? 5 शून्य उतारेंगे, 11 चौक 44, तो शेष बचेगा 6। और जैसे ही ये 6 शेष बचा तो हमारा समय आ गया 4 बजकर इधर कितना है? 54 सही 6/11, तो 4 बजकर 54 सही 6/11 आपका राइट आंसर होगा, एंड दैट इज ऑप्शन डी। दैट इज ऑप्शन डी। सो ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर बनेगा। क्लियर? चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट है, बनाइए। एक और बढ़िया क्वेश्चन ध्यान से करिएगा, एक और बढ़िया क्वेश्चन ध्यान से करिएगा, बिल्कुल 30 सेकंड्स आपके पास है। चलिए ध्यान से करिएगा इस प्रश्न को, ये प्रश्न क्या कह रहा है, बनाइए। और सीजीएल मेंस लेवल ही ये जाएगा, इससे आसान सीजीएल नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। सीजीएल का जो मेंस जाएगा वो इसी लेवल पे जाएगा, है ना, इससे आसान नहीं जाएगा। चलिए करिए इसका आंसर जल्दी से, फटाफट से। सुधा ठीक है। सिद्दीकी साहब, मैंने तुम्हें कब माफ नहीं किया, मेरी तरफ से तो माफी हमेशा रहती है। अब भी तुम लगातार बस कमेंट ही कर रहे हो, फिर मैं वही कहूंगा पढ़ लो, कमेंट मत करो। मेरी दुश्मनी सिर्फ कमेंट से है, कोई आपसे थोड़ी ना है। कमेंट जितने ज्यादा करोगे मुझे उतना बुरा लगता है। अब यहाँ देखिए क्या सेलिब्रेट का कोड क्या होगा। सेलिब्रेट देखिए कहाँ है, एक जगह यहाँ है, एक जगह यहाँ है। क्या यहाँ पर कुछ और भी कॉमन है? इन दोनों ही लैंग्वेजेस में अगर आप देखोगे तो क्या आपको कुछ कॉमन दिख रहा है? क्या इन दोनों में आपको कुछ कॉमन दिख रहा है? नहीं दिख रहा। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कि कौन कॉमन है इसके साथ, तो आपको मिलेगा सी और टी। सी और टी मतलब सीटी ऊपर और नीचे दोनों तरफ कॉमन है, मतलब सेकंड थर्ड लाइन में भी और फोर्थ लाइन में भी। तो थर्ड और फोर्थ में सीटी कॉमन है, और इधर साइड में अगर देखें तो सेलिब्रेट कॉमन है। तो हम हमेशा जानते हैं कि जो कॉमन होता है दोनों तरफ वही हमारा आंसर होता है। तो यहाँ पर आंसर विल बी ऑप्शन सी। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर हो गया वो क्या हो गया? ऑप्शन सी हो गया। सो द सी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। ठीक है सर, आधे तो लेवल देखकर ही भाग गए। वो कहते हैं जो मुसीबतों को देख करके भाग जाए वो कभी देश की सेवा कर ही नहीं सकता। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट है एक और जबरदस्त तरीके का प्रश्न। बेटा जीडी के लिए से आप लोगे तो मतलब ऐसा मान लीजिए कि आप बहुत हाई लेवल जा रहे हो, जीडी में ये प्रश्न नहीं पूछेगा, कभी भी नहीं पूछेगा। चलो देखो नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर फिलहाल ये क्वेश्चन इसका बनाओ, समझो यहाँ पर क्या कह रहा है। यहाँ पर एक आपको ऊपर एक लेटर कोडेड के फॉर्मेट में, डिजिट और सिंबल के फॉर्मेट में एक इक्वेशन से दी गई है, और नीचे कुछ एक कहानी दी गई है कि कह रहा है कि यदि पहला अक्षर एक व्यंजन है और तीसरा अक्षर एक स्वर, तो उनके कोड आपस में बदल दिया जाना चाहिए। कह रहा है यदि पहला अक्षर एक स्वर है और चौथा अक्षर एक व्यंजन, तो दोनों को स्वर के रूप में कोडेड किया जाना चाहिए। कह रहा है यदि दूसरा और तीसरा अक्षर व्यंजन है तो दोनों को तीसरे अक्षर के रूप में कोडेड किया जाना चाहिए। कह रहा है द फर्स्ट लेटर इज कॉन्सोनेंट एंड द थर्ड लेटर इज वोवल, देयर कोड्स आर टू बी इंटरचेंज, है ना। और फिर कह रहा है कि इफ द फर्स्ट लेटर इज वोवल एंड द फोर्थ लेटर इज कॉन्सोनेंट, बोथ आर टू बी कोडेड एज द कोड ऑफ वोवल। इफ द सेकंड लेटर एंड द थर्ड लेटर आर कॉन्सोनेंट, बोथ आर टू बी कोडेड एज कोड फॉर द थर्ड लेटर। हाँ, CHSL का लेवल जा सकता है ऐसा। अब देखिए भाई जबरदस्त तरीके से इस क्वेश्चन को देखिए, क्या कह रहा है ये, यहाँ पर लिखा है NABAQE। अब एक एक पॉइंट को पढ़िए। पहला पॉइंट क्या कह रहा है? इफ द फर्स्ट लेटर इज कॉन्सोनेंट, तो देखो NABAQE में फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है, बिल्कुल है, ठीक है। और तीसरा एक स्वर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड लेटर भी कॉन्सोनेंट है, स्वर नहीं है, मतलब वोवल नहीं है। अब जब वोवल नहीं है मतलब ये इसका पहली कंडीशन फेल हो गई। क्या हो गई? पहली कंडीशन फेल हो गई। दूसरी पढ़िए, कह रहा है कि इफ द फर्स्ट लेटर इज वोवल एंड द फोर्थ लेटर इज कॉन्सोनेंट, कह रहा है यदि पहला अक्षर एक स्वर है और चौथा अक्षर एक व्यंजन है, तो यहाँ पर तो साफ बात है पहला अक्षर एन है, एन एक स्वर होता ही नहीं है, एन वोवल थोड़ी ना होता है, वोवल होते हैं AEIOU। तो ये वाली कंडीशन भी गलत हो गई, अर्थात ये कंडीशन भी गई। अब ये देखिए, कह रहा है इफ द सेकंड एंड थर्ड लेटर आर कॉन्सोनेंट, कह रहा है यदि
दूसरा और तीसरा व्यंजन है, तो यहाँ देखिए दूसरा स्वर है, ये वोवल है, तो यानी कि ये कंडीशन भी गलत हो गई। तो भाई जब यहाँ पर तीनों ही कंडीशन गलत है तो इसका कोड क्या होगा, डायरेक्ट होगा। तब इसके कोड में जब कोई भी कंडीशन ना लगे, है ना, इसके कोड में जब कोई भी कंडीशन ना लगे तो इसका आंसर जो है वो डायरेक्ट होगा। अर्थात एन का कोड जो यहाँ दिया गया है 3 वो यहाँ रहेगा, ए का कोड जो यहाँ दिया गया है देख लीजिए क्या दिया गया है डॉलर, डॉलर यहाँ रहेगा। बी का कोड देख लीजिए यहाँ क्या दिया गया है 2 तो 2 रहेगा। ए का कोड देख लीजिए यहाँ क्या दिया गया है डॉलर तो डॉलर रहेगा। क्यू का कोड देख लीजिए क्या दिया गया है 4 4 रहेगा। और ई का कोड देख लीजिए क्या दिया गया है हैश तो हैश रहेगा। अर्थात आपका आंसर हो जाएगा $3 $2 4 हैश, मतलब कि ऑप्शन सी, मतलब कि ऑप्शन सी जो है वो आपका आंसर बनेगा। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है, सही है। एक था वो प्री था सीजीएल का, सीजीएल का जो प्री था वो छटनी करने के लिए था इस बार, है ना, कि छाट देंगे बस। मेंस ऐसा ही जाना है इस बार, तो देखते चलो 8 लेवल क्वेश्चन ऐसे ही आ रहे हैं सीजीएल मेंस में। तो कह देना अपने दोस्तों से सीजीएल मेंस इस बार पार होना है तो क्लास लेना शुरू कर दीजिए। अगला देखिए सेम क्वेश्चन है, सेम चीजें हैं, बस ये चीज बदली है, ध्यान से, ठीक है, सेम क्वेश्चन है, सेम चीजें, बस ये चीज बदली है। अब इसका आंसर करिए जल्दी से, फटाफट से, क्या होगा। देखिए करिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। एक कह रहा है कि सर धुआं निकाल दिया आपने, तो बेटा हाथ धुआं निकल जाए ज्यादा अच्छा है, एग्जाम में धुआं निकलेगा उससे, तो है ना। अब जब एक बार आपने क्वेश्चन कर लिया ना, अब देखो आपके लिए आसान बन गया होगा, टफ नहीं होगा, है ना। अब आपके लिए ये क्वेश्चन आसान बन चुका है। कैसे बन चुका है सर, देखिए कह रहे हैं कि यदि पहला अक्षर एक व्यंजन है, देखो पी जो है वो एक व्यंजन है, और तीसरा अक्षर एक स्वर है, और देखो आई जो है वो एक स्वर है, कह रहा है द फर्स्ट लेटर इज कॉन्सोनेंट एंड द थर्ड लेटर इज वोवल, देन देयर कोड्स आर टू बी इंटरचेंज्ड, यानी कि तो उनके कोड आपस में बदल दिए जाने चाहिए। अब देखिए पी को आप क्या बोलते हो, पी का कोड क्या है भाई, पी का है ये वाला स्टार, ऐसे करके स्टार सा जो है, और आई का कोड क्या है, आई का कोड है 9, तो इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर देना, मतलब पी की जगह 9 और आई की जगह पर स्टार, जहां भी आप लिखोगे बस लिखो। अब पी का कोड क्या कह रहा है, पी को कह रहा है 9 लिखो, क्यू को क्या कह रहा है, क्यू सेम आएगा, बाकी में कोई चेंज नहीं है सर, बाकी में कोई चेंज नहीं आएगा, क्यू का जो यहाँ पर है वो वही रहेगा 4। आई को हमने स्टार बोल दिया है तो आई का जो है वो स्टार आएगा। एम का जो यहाँ है वो सेम रहेगा, परसेंटेज, एम का चेंज नहीं होगा, वो परसेंटेज रहेगा। एच का जो यहाँ है वो सेम रहेगा, क्या, कॉपीराइट, क्या रहेगा, कॉपीराइट। और जेड का क्या रहेगा भाई, जेड का रहेगा 1, जेड का क्या रहेगा भाई, जेड का रहेगा 1। अब देख लीजिए क्या आ गया, 9 4 स्टार परसेंटेज कॉपीराइट 1, 9 4 स्टार परसेंटेज कॉपीराइट और 1, मतलब कि पहला ऑप्शन क्या हो गया भाई, पहला ऑप्शन जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर हुआ। फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। सर दो कंडीशन भी पढ़ो। अब दूसरी कंडीशन क्या है, अरे यदि पहला अक्षर एक स्वर है तो पहला तो स्वर है ही नहीं, पहला तो व्यंजन है ना, ये तो क्यू पी लिखा है ना, तो पी तो एक व्यंजन है, तो दूसरी कंडीशन गलत। यदि दूसरा और तीसरा व्यंजन है तो दूसरा व्यंजन है, तीसरा व्यंजन नहीं है, तो ये भी गलत। सारी बाकी दोनों कंडीशंस गलत है, केवल पहली कंडीशन सही है, केवल पहली कंडीशन सही है। बहुत अच्छे, शिवम द्विवेदी मिल जाएगा, बिल्कुल एनसीबी मिल जाएगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। बनाइए, ध्यान से करिएगा इस क्वेश्चन को, क्या कह रहा है बनाइए जल्दी से। कह रहा दिए गए विकल्प में से प्रश्न में दिए गए आंकड़े को मोड़कर कौन सी उत्तराकृति बनाई जा सकती है। 30 सेकंड्स आपके पास है, उसके बाद मैं इस क्वेश्चन को कराऊंगा। ये क्वेश्चन 30 सेकंड्स लाइक ही है, इस क्वेश्चन में 30 सेकंड से ज्यादा का समय नहीं लगना चाहिए अभी। देखिए कह रहा है फ्रॉम द गिवन ऑप्शन व्हिच आंसर फिगर कैन बी फॉर्म्ड बाय फोल्डिंग द फिगर गिवन इन द क्वेश्चन। कह रहा दिए गए विकल्प में से प्रश्न में दिए गए आंकड़ों को मोड़कर कौन सी उत्तराकृति बनाई जा सकती है। बस देखिए ऐसे क्वेश्चन में हमेशा मूवमेंट का साथ लेंगे, किसका साथ लेंगे, मूवमेंट का। मूवमेंट का अर्थ क्या होता है कि जैसे ये आई यहां दिया है तो इस आई को मूव करा लीजिए यहां तक, मतलब आई जो है वो यहां ले आइए, यहां से हटा दीजिए। ये जो आपका जी है इसको मूव करा दीजिए यहां पर, तो जी आपका मूव होके यहां आ सकता है, तो जी जो है आपका मूव होके यहां आ सकता है, अर्थात ये हो गया जी, तो जी यहां से हटा दीजिए, है ना। और जो ये बचा बी, इसको मूव करा दीजिए, इसको मूव करा के बी को यहां ले आइए, तो बी यहां से हट गया। अब आपके जो बचे वो एक दूसरे के अपोजिट है, अर्थात बी इज अपोजिट टू ओ, वाई इज अपोजिट टू आर और जी इज अपोजिट टू आर। ठीक है, अब यहाँ देख लीजिए कौन किसके अपोजिट है, तो कह रहा है सर बी जो है वो विपरीत है किसके, बी जो है वो विपरीत है ओ के, आर जो है वो विपरीत है किसके, तो आर है विपरीत जी के, और वाई जो है वो विपरीत है किसके, तो वाई है विपरीत आई के। अब ध्यान रखिएगा जो सतह विपरीत होती हैं वो सतह कभी एक साथ नहीं आ सकती। ये हमेशा पासे का नियम है कि यदि दो सतह कभी विपरीत हो जाए तो वो कभी एक साथ नहीं आ सकती। और यहाँ पर पूछा है कौन सी उत्तराकृति बनाई जा सकती है, तो यहाँ देखिए बी और ओ अपोजिट है, और जो चीज अपोजिट है वो कभी साथ में नहीं आएगी, जो चीज अपोजिट है वो कभी साथ में नहीं आएगी। कह रहा है जी वाई ओ, तो जी वाई ओ अपोजिट नहीं है, तीनों अलग अलग है, बन जाएगा। कह रहा है जी आई वाई, तो आई और वाई अपोजिट है, तो जब आई और वाई अपोजिट है साथ में नहीं आ सकते। कह रहा है जी और आर, जी और आर अपोजिट है, तो जी और आर जब अपोजिट है तो साथ में नहीं आ सकते, मतलब ये भी नहीं आएगा। तो द आंसर इज ओनली ऑप्शन बी कैन बी फॉर्म। केवल बी जो है वो बन सकता है, केवल बी जो है वो आपका बनाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट करिए, 40 सेकेंड्स आपके लिए।
इसमें हाँ जीडी के क्वेश्चन नहीं है ना, कि मैं 10-10 सेकंड में इनको उड़ाता चलूं। चलिए अब ये क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि एक परिवार के सभी 6 सदस्य ए बी सी डी ई और एफ एक साथ यात्रा कर रहे थे। कहता है कि बी सी का बेटा है लेकिन सी जो है वो बी की मां नहीं है। कह रहा है बी जो है वो सी का बेटा है लेकिन सी जो है वो बी की मां नहीं है, अर्थात उसका पिता है। कह रहा है ए और सी विवाहित जोड़ा है तो ए जो है इसकी मां हो गई। फिर कह रहा है कि ई सी का भाई है तो ई जो है वो कौन हो गया, वो सी का भाई हो गया। और कह रहे हैं डी ए की बेटी है तो डी कौन हो गई, इनकी बेटी हो गई। कह रहा है एफ जो है वो बी का भाई है तो एफ कौन हो गया, इनका भाई हो गया। कह रहा है कि B is the son of C, B is son of C, but C is not mother of B. C मदर नहीं है तो कौन है, फादर है। कह रहे हैं A and C are married couple, so if C is male तो A must be female. E is brother of C, so E is brother of C and F is brother of B, तो F is brother of B. कह रहे हैं परिवार में कुल कितने जो है सदस्य हैं वो मेल है, पुरुष है। तो पुरुष सदस्यों की बात की गई है तो देखिए 1, 2, 3 और 4, तो 4 पुरुष सदस्य हैं इस परिवार में। कितने मेल मेंबर्स हैं, 4, दैट इज डी ऑप्शन। So D option will be the right answer. D option will be the right answer. ठीक है, चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट है, बनाइए, करिए इसका। फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। कह रहा है दी गई आकृति में त्रिकोण की संख्या ज्ञात करें। कह रहा है दी गई आकृति में त्रिकोण की संख्या ज्ञात करें, करिए जल्दी से। दी गई आकृति में त्रिकोण की संख्या ज्ञात करिए। बहुत ही जबरदस्त आज के क्वेश्चंस है ना, मजा आ रहा होगा आपको करने में। क्या कह रहे हो सर, बहुत मेहनत लग रही है आज क्वेश्चंस को करने में। अब बिना पेन पेपर के बैठोगे तो मेहनत तो लगेगी, है ना, बिना पेन पेपर के बैठोगे तो मेहनत तो लगेगी ही मित्र। अब देखिए इसको करने की ट्रिक सीखिए जरा। यहाँ पर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, बस खेल ही खत्म हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, फिर देखना 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। कह रहे 1 के आगे आप 1 लगा दो, फिर 1 + 2 is 3, फिर 3 + 3 is 6, फिर 6 + 4 is 10, फिर 10 + 5 is 15, फिर 15 + 6 is 21 और 21 + 7 is 28। ऐड कर दो सबको, 3 और 1 4, 4 और 6 10, 10 और 10 20, 20 और 10 30, 30 5 35, 35 1 36, 36 और 20 56, 56 और 8 64, 64 और 20 कितना 84। तो ये कितना हुआ 84 प्लस। अब आपने क्या करना है, अब आपने क्या करना है, अब आपने नीचे से ऊपर की तरफ जाना है, इसको छोड़ना है, इसको लिखना है, इसको छोड़ना है, इसको लिखना है, इसको छोड़ना है, इसको लिखना है, इसको छोड़ देना है। मतलब 21 + 10 + 3, तो ये कितना हो गया 84 + 34, यानी कि ये हो गया आपका 8 और 8 और 4 12, 8 और 3 11, मतलब 118। कितना हो गया 118, यानी कि ऑप्शन ए। प्रगति कह रही है आंसर होगा 121। सर ढक्कन पढ़ ले, डी से ढक्कन हो जाएगा नहीं तो एकता 121, डी फॉर ढक्कन, ढक्कन है दिमाग। कितना आंसर आ रहा है 118 आ रहा है। कितना आंसर आ रहा है 118। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, नेक्स्ट बनाओ। डेटा सफिशिएंसी, इस प्रश्न का नाम है, इस प्रश्न को कहते हैं डेटा सफिशिएंसी। ये प्रश्न आपके एग्जाम में जो आएगा वो 4 ऑप्शंस के साथ आएगा। आपकी परीक्षा में सीजीएल मेंस में जो आएगा ना, सीजीएल मेंस में जो आएगा वो 4 ऑप्शंस के साथ आएगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ मैंने 5 ऑप्शंस दिए हैं, वहां पर क्या आएगा मैं बता देता हूँ। वहां पर कैसे ऑप्शंस आएंगे, वहां पर ऑप्शंस कैसे आएंगे, जैसे यूपीएसआई ने किया, यूपीएसआई में इन्होंने क्या किया, ए बी, यूपीएसआई में ऐसा मान लीजिए ऐसा किया इन्होंने 1 2 3 और 4, और इसके आगे क्या लिख दिया ए, इसके आगे लिख दिया सी, इसके आगे लिख दिया डी और इसके आगे लिख दिया ई। मान लीजिए यहाँ पर बी ऑप्शन इन्होंने गायब कर दिया। ऐसा ही आपके एग्जाम में होगा। डेटा सफिशिएंसी में यूपीएसआई के अंदर ऐसा ही किया है। ये वाला जो पैटर्न अपनाया है किसमें अपनाया गया, यूपीएसआई में। ओम नमः शिवाय। सवाल देगा डेटा सफिशिएंसी में कि टी का कैसे संबंधित है ना। अब हम पहले पढ़ेंगे कथन 1। कह रहा है आर की बहन जे, कहता है आर की बहन जे ने टी के भाई एल से, तो इसकी शादी किससे हुई, एल से, जो कि टी का भाई है, से शादी की है, जो अपने माता पिता का इकलौता बेटा है। एल जो अपने माता पिता का इकलौता बेटा है, मतलब टी जो है इसकी बेटी है। ठीक है, कह रहा है के एल और जे की एकमात्र बेटी है, तो के जो है वो एल और जे की एकमात्र बेटी है। अब पता चल रहा है, कह रहा है टी के से, तो टी को के जो है वो क्या बुलाएगी, तो वो बुलाएगी क्या बुलाएगी, बुआ। क्या बुलाएगी, बुआ, यानी कि आंटी, यानी कि आंटी। मतलब हम आंसर दे सकते हैं, मतलब हम आंसर दे सकते हैं। अब आंसर तो दे सकते हो, लेकिन आंसर दे सकते हो किस किस को मिला करके, तो आप आंसर दे पाए 1 + 2 को मिला करके, अर्थात पहले कथन का भी यूज हुआ और दूसरे कथन का भी यूज हुआ। अब आ जाओ ऑप्शन पे, क्या केवल पहले से आंसर दे पाए, नहीं दे पाए, है ना। क्या केवल दूसरे से आंसर दे पाए, नहीं दे पाए। क्या दोनों से अलग अलग आंसर दे पाए, नहीं दे पाए। क्या हम आंसर नहीं दे पाए, नहीं, हमने आंसर दिया है, आंटी आंसर होगा, तो ये भी गलत है। यानी कि बोथ 1 और 2 आर सफिशिएंट, दोनों को मिला दिया गया तो आंसर दे दिया गया, दोनों को मिला दिया गया तो आंसर दे दिया गया। नहीं, आज मेरी जीडी वाली क्लास नहीं होगी, है ना, आज एसएससी जीडी की मेरी कोई क्लास नहीं है। यूपी ट्रिपल एससी वीडियो का फॉर्म आप में से किस किसने भर रखा है, इंक्लूडिंग मी आल्सो, है ना, इन द ईयर 2017 2018।
लीसा घर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बाकी आप सभी लोग जबरदस्त ऐसे ही प्रश्नों को पढ़िए जबरदस्त तरीके से, है ना, और मस्त एकदम बेहतरीन तरीके से। इस बार ना कहते ना कि सीजीएल का भी ना जहाज बना देंगे भाई। घंटे तो मुझे नहीं पता, 30 प्रश्नों की क्लास है, जो 30 प्रश्न सीजीएल मेंस में आएंगे ऐसे ही आएंगे जैसे करा रहा हूं, ऐसे बाहर नहीं दिखेंगे। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है एक पासे के 4 अलग अलग स्थान जिनकी भुजाओं को अंक 1 से 4 के साथ चिन्हित किया गया है, नीचे 4 दिखाते हुए सतह के विपरीत सतह पर संख्या क्या होगी। तो डाइस का रूल आपने एक पढ़ा था, यदि एक पासे को 2 बार फेंका जाए और उसमें 2 सतह समान हो तब बची हुई सतह एक दूसरे के विपरीत होती है। इफ अ डाइस इज थ्रोन ट्वाइस एंड 2 फेसेस आर कॉमन देन द रिमेनिंग फेसेस आर अपोजिट टू ईच अदर। सो याद देखिए ये 2 बार फेंके गए, इसमें 6 और इसमें 6, इसमें 5 और इसमें 5, ये समान हो गए। तो बचा कौन? 1, बचा कौन? 4, 1 के विपरीत कौन? 4, खत्म। तो 4 के विपरीत पूछा गया है 1, दैट इज ऑप्शन ए। सो आंसर इज ऑप्शन ए, के टू ऑल। जी एसएससी का एग्जाम ऑनलाइन होता है, जॉन सिन्हा जी। मेरा नाम जॉन सिन्हा है या जॉन सिन्हा है? ये क्वेश्चन ट्रिकी है, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन है। ध्यान से देखना और ध्यान से करना वरना आंसर गलत आएगा, बता रहा हूं। ठीक है, बहुत ही ज्यादा ट्रिकी है, बहुत ही ज्यादा ट्रिकी। बाकी आप लोग जो है टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हो, इंस्टाग्राम पर मेरे साथ जुड़े रह सकते हो, है ना, क्योंकि क्या होता है कोई भी इन्फॉर्मेशन देनी होती है मैं टेलीग्राम पे दे देता हूँ, कभी लाइव आकर बातचीत करनी होती है तो मैं इंस्टाग्राम पे कर लेता हूँ, और मेरे साथ जुड़े रह सकते हो। किस किस को लग रहा है कि रीजनिंग टफ भी हो सकती है? दुनिया को लगता था ना रीजनिंग आसान हो सकती है, किस किस को आज फील हुआ कि रीजनिंग टफ भी हो सकती है? कि अगर ऐसे 30 क्वेश्चन जिसके एग्जाम में आ गए वो क्या करेगा? तो यहाँ क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन की मीनिंग अपोजिट है। जैसे पी स्टार क्यू का अर्थ क्यू पी का पुत्र है। आप जब भी जनरली आप पढ़ते थे तो पी स्टार क्यू का अर्थ क्या होता था? पी क्यू का पुत्र है, यही तो पढ़ते थे आप। अब किसे आज आप देख रहे होगे कि यार ये तो अपोजिट ही कहानी है, बिल्कुल ही उल्टा है ना, ये तो क्या है, बिल्कुल उल्टा है। अब देखिए कह रहा है ए हैश बी, तो पी हैश क्यू का अर्थ है क्यू पी की बहन है। तो यहाँ पर ये तुम्हारे लिए पी है, ये क्यू है, तो क्यू पी की बहन है, मतलब कि बी जो है वो ए की बहन है। एक का जेंडर नहीं पता भैया है ना, कि बी जो है वो कौन है? वो ए की बहन है। बी जो है वो कौन है? वो ए की बहन है। फिर आगे देखिए ये पी ये क्यू, है ना। अब पी डॉलर क्यू का क्या है? क्यू पी का पिता है, तो अर्थात सी जो है वो बी का पिता है, अर्थात सी जो है वो कौन है? वो बी का पिता है। तो कह रहे हैं पी स्टार डी, पी स्टार क्यू का क्या है? क्यू पी का पुत्र है। अब यहाँ देखो पी ये क्यू ये, मतलब क्यू जो है वो पी का पुत्र है, मतलब डी जो है वो सी का पुत्र है, तो अर्थात डी जो है वो कौन है? वो सी का पुत्र है। फिर लास्ट में कह रहे हैं डी स्टार ई, पी स्टार क्यू का अर्थ है क्यू पी का पुत्र है, तो इस बार ये क्यू ये पी, अर्थात ई जो है वो कौन है? तो ई जो है वो डी का पुत्र है, अर्थात ई जो है वो कौन है? वो डी का पुत्र है। क्वेश्चन में पूछ रहा है तो ई बी से, अर्थात बी जो है वो ई को क्या बुलाएगा? तो जो बी है वो ई को क्या बुलाएगा? तो बी जो है वो ई को क्या बुलाएगा? एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, नहीं गड़बड़ हो गई, एक मिनट रुकिएगा जरा। ए हैश बी का अर्थ क्या है? इसमें गड़बड़ हो गई। ए हैश बी का अर्थ है पी हैश क्यू का अर्थ है क्यू पी की बहन है, तो ये पी है और ये क्यू है, तो क्यू जो है वो पी की बहन है, मतलब ए जो है वो बहन, बी जो है वो बहन है किसकी? ए की। फिर क्या? बी डॉलर सी, डॉलर का अर्थ है क्यू पी का पिता है, तो ये पी है और ये क्यू है, तो मतलब सी जो है वो बी का पिता है, तो सी जो है वो बी का पिता है। लिखा है सी स्टार डी, पी स्टार क्यू का अर्थ है क्यू पी का पुत्र है, तो ये मेरे लिए पी ये मेरे लिए क्यू, तो डी जो है वो पुत्र है किसका? सी का। और फिर कह रहा है कि फिर पी स्टार क्यू, मतलब ये पी और ये क्यू, तो मतलब यहाँ हो जाएगा क्यू पी का पुत्र है, मतलब कि ई जो है वो पुत्र है किसका? डी का। ई जो है वो पुत्र है किसका? डी का। नहीं पिता नहीं, अरे यार मैं पति को पिता पढ़ रहा हूँ, ओ माय गॉड, ये पिता नहीं है पति है, पति पति पति, वही मैं कह रहा हूँ ना, कहाँ गड़बड़ हो रही है? क्वेश्चन तो सही हो रहा है, गड़बड़ कहाँ हो रही है? वो पति को मैं पिता पढ़ रहा हूँ, पति परमेश्वर लिखा है, हम पिता पढ़ रहे हैं, देख रहे हो, पति पिता। इसीलिए कहता हूँ मैं इंग्लिश पढ़ लिया करो, हस्बैंड साफ साफ दिख रहा है ना, हस्बैंड साफ साफ दिख रहा है। क्या है? ए हैश बी, पी हैश क्यू करते हैं क्यू इज सिस्टर ऑफ पी, तो पी बी इज सिस्टर ऑफ ए, है ना। फिर लिखा है बी डॉलर क्यू, पी डॉलर क्यू इज हस्बैंड ऑफ पी, तो सी इज हस्बैंड ऑफ बी, सी कौन हो गए? हस्बैंड ऑफ बी, है ना। फिर लिखा है ये सी स्टार डी, पी स्टार क्यू करते क्यू इज सन ऑफ पी, तो डी इज सन ऑफ सी, और अगेन ई इज सन ऑफ डी, अगेन ई इज सन ऑफ डी, अगेन द ई इज सन ऑफ डी, अगेन ई कौन है? सन ऑफ डी। सो द क्वेश्चन वाज आस्किंग हाउ इज ई रिलेटेड टू बी, सो बी विल call him grandson. What? Grandson, not granddaughter, it is grandson, option D, not granddaughter, it is option D, grandson. ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया।
सर आज कौन कौन पहली बार क्लास में जुड़ा है? कोई यही फील हो रहा होगा सर इतने टफ क्वेश्चन क्यों करा रहे हो? कौन है ऐसा जो आज पहली बार क्लास में जुड़ा था? सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, बताइए। ठीक है, तो जो आज पहली बार क्लास में जुड़े हैं उनको नहीं पता होगा, तो इसलिए कह रहा हूं कि टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। पुलकित सर एग्जाम्पल नोट्स करके है, टेलीग्राम पे आप सर्च करोगे पुलकित सर एग्जाम्पल नोट्स मिल जाएगा, और मुझे इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको कोई इन्फॉर्मेशन देनी हो तो मैं प्रोवाइड कराता हूं। अब जब इनइक्वालिटी का ऐसा क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिले, कह रहे हैं कि कौन सा भाव सही होगा, मतलब इन चारों में से कौन सा सही है। हमारे पास इक्वेशन क्या है? इक्वेशन है k इज ग्रेटर देन इक्वल टू g इज ग्रेटर देन h इज लेस देन इक्वल टू m। पहला पॉइंट देखिए, कह रहा है f इज ग्रेटर देन इक्वल टू k। अब मुझे बताइए कि k और f में जब k से f तक आओगे तो ये दोनों अपोजिट मिल गए ना, ये क्या हो गए, ये तो ठीक चल रहा था, ये अपोजिट मिल गए, जैसे अपोजिट मिले गलत हो गया। बी ऑप्शन क्या कह रहा है? बी ऑप्शन कह रहा है h इज ग्रेटर देन k। अब h और k की बात करोगे तो देखो यहाँ पर k और यहाँ पर h है, इसकी अगर बात करोगे तो ये मिला, ये बड़ा है लेकिन इसका फेस किसकी तरफ, k की तरफ, मतलब ये भी गलत। सी ऑप्शन f इज ग्रेट लेस देन g, तो f का है ये रहा, g का है ये रहा, तो g ये रहा, f ये रहा, दोनों के बीच में अपोजिट सिंबल्स। जब भी आपको अपोजिट दिखे तो आंसर क्या होगा, गलत होगा। अब डी ऑप्शन देखो, कह रहा है k इज ग्रेटर देन इक्वल टू h। अब देखो k ये रहा और h ये रहा, है ना, केरा क्या के ये रहा और एच ये रहा, के ये रहा और एच ये रहा, तो इन दोनों में जब आपने देखा तो ये बड़ा होगा, मतलब आंसर मस्ट बी के इज ग्रेटर देन एच, ये तो सही होना चाहिए, तो ये यहाँ पर नहीं है, मतलब ये गलत है। अब आ जाओ वापस से बी ऑप्शन पे। जब हम बी ऑप्शन पर वापस आते हैं तो बी ऑप्शन में लिखा है एच इज लेस देन के, ये लिखा है। अब देखो के तो यहाँ पर है, ये क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू, और ये क्या है, ग्रेटर देन, यहाँ पर क्या है, एच है। इन दोनों में सबसे बड़ा कौन होता है? इन दोनों में सबसे बड़ा होता है ग्रेटर, यानी कि दादाजी, अर्थात इसको मैं लिख सकता हूँ के इज ग्रेटर देन एच। तो देखो यहाँ पर यही लिखा हुआ है, बस इस सिंबल को भी के की तरफ ही रखा गया है, यानी कि घुमा दिया गया है, तो घुमाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सो द आंसर इज ऑप्शन बी, सो द आंसर इज ऑप्शन बी, ऑप्शन बी जो है वो आपका आंसर होगा। ठीक है, पेपर में ध्यान से देखना इन सब चीजों को। इस चैप्टर को कहते हैं इनइक्वालिटी, है ना, ये चैप्टर मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है, दादा दादा, मम्मी पापा, भाई, मामा मामी और नाना के चैप्टर्स के रूप में, यानी कि इस चैप्टर को भी मैंने ब्लड रिलेशन बना दिया था, याद होगा आपको, तो नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिएगा। इस चैप्टर का नाम है इनइक्वालिटी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, डाइस का एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन, डाइस का एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन। पूजा पमार, तो अब ये देखो कि क्यों खराब हुआ पेपर, क्या रीजन रहा उसके पीछे। अब सबसे पहले तो इन दोनों में कॉमन देखिए, कॉमन कौन है, डी कॉमन है, कॉमन देखिए, कॉमन कौन है, डी है। क्या करिए, पहले वाले में देखिए तो डी से जब क्लॉकवाइज चलेंगे तो एफ पर पहुंचेंगे, और एफ से जब क्लॉकवाइज चलेंगे तो ए पर पहुंचेंगे। दूसरे वाले में देखिए, जब आप डी से क्लॉकवाइज चलेंगे तो सी पर पहुंचेंगे, और सी से क्लॉकवाइज चलेंगे तो ई पर पहुंचेंगे, यानी कि एफ जो है वो अपोजिट होगा सी के, और ए जो है वो अपोजिट होगा ई के, और डी जो है वो अपोजिट होगा किसके, बी के। पहली कंडीशन तो ये बनी। हमें सबसे पहले तो ऐसे क्वेश्चन में क्या निकालना होता है कि कौन किसके अपोजिट है। ठीक है, तो डी एफ ए और डी सी ई, सो अपोजिट हो गया एफ और सी, अपोजिट हो गया ए और ई, अपोजिट हो गया डी और बी। सबसे पहली कंडीशन तो ये होती है। अब देखते हैं डाइस। अब यहाँ पर दो तरीके के डाइस होते हैं, एक तो जो दिया गया है वो वाला, एक मैं बना के दिखा रहा हूं आपको। अगर डाइस इस तरीके का दिया होता तब क्या करते, इस तरीके का, जैसे कि यहाँ पर डाइस आपको सामने दिया गया है, ये वाला जो डाइस है, कह रहा है, ये कह रहा है ए एफ और डी, और दूसरा डाइस भी अगर यहां ऐसा दिया गया होता, क्या ए डी क्वेश्चन मार्क, तब हमारा आंसर क्या होता, है ना, तब हमारा आंसर क्या होता। और या फिर एक डाइस दिया गया होता, यहाँ पर डी और यहाँ पर ए और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, तब हमारा आंसर क्या होता। अब देखिए ये तो सेम, इससे अपोजिट है, अलग है। अब देखिए होता क्या है, जब आप यहां से यहां आ रहे हो तो आप कैसे आ रहे हो, क्लॉकवाइज आ रहे हो, लेकिन जब आप यहां से आ रहे हो तब आप कैसे आ रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज आ रहे हो, मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में। तो जब घड़ी की विपरीत दिशा में चलोगे तो आंसर भी विपरीत होगा, और घड़ी की दिशा में चलोगे तो आंसर भी सेम होगा। जब आप यहां देखोगे ए से डी आ रहे हो तो क्या आ रहे हो, क्लॉकवाइज आ रहे हो। जब आप यहां देखोगे ए से डी आ रहे हो तो आप क्या आ रहे हो, क्लॉकवाइज आ रहे हो। तो यहां ध्यान रखना, जब ये भी क्लॉकवाइज है और जब ये भी क्लॉकवाइज है, तब तो आंसर जो यहां पर दिया गया है वो एज इट इज यहां आ जाएगा, मतलब कि आंसर इज एफ। तब आप ध्यान रखना, जो आंसर यहां दिया गया है वही आंसर आ जाएगा, दैट इज आंसर इज एफ। लेकिन यदि ये तो क्लॉकवाइज दिया गया है और ये एंटी क्लॉकवाइज दिया गया है ना, यहां पर ए से डी तक क्लॉकवाइज है, और यहां पर आपको ए से डी जब जाना पड़ रहा है तो कैसे जाना पड़ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जाना पड़ रहा है। यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज जाना पड़ रहा है ए से डी तक, है ना। तो जब एंटी क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा तब आपको ध्यान रखना है इसके अपोजिट वाला आंसर होगा। एफ के अपोजिट कौन है, सी। तो अगर ये कंडीशन दी होती ना कि ए और डी ऊपर नीचे होते, ध्यान देना, अगर ए और डी जो है ऊपर नीचे होते तो आंसर चेंज हो जाता। ठीक है, तब आंसर बी हो जाता। सही है, ध्यान देना इस बात पर, बहुत ही गहराई वाली बात है ये।
मैंने दोनों कंडीशन इसलिए समझा दी, सिर्फ ऐसा नहीं किया कि आंसर देके चला गया है ना, मैंने आंसर देने के साथ साथ उसकी गहराई भी बताई। अगर ऐसा हो जाता कि ए से डी एंटी क्लॉकवाइज जाना पड़ जाता, यहाँ तो क्लॉकवाइज ही जा रहे हो यार, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस को मैंने करा रखा है, मिशन वर्दी में भी कराया है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस को मैंने मशाल बैच में भी कराया है। यूट्यूब पर तो तुम्हें शायद ही मिले ऐसा क्वेश्चन, लेकिन मैंने एप्लीकेशन में सब जगह करा रखा है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट है, बनाइए एक और जबरदस्त लेवल का क्वेश्चन। भाई देखो, जाने वालों को कोई नहीं रोक पाएगा, लेकिन जिसको टफ क्वेश्चंस करने होंगे, जिसको सीजीएल का मेंस देना होगा, उसको पढ़ना पड़ेगा ऐसा, ठीक है। जिसको सीजीएल का मेंस देना पड़ेगा उसको पढ़ना पड़ेगा ऐसा। अब ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, करेक्ट द लास्ट संडे ऑफ मार्च। इसको मजा आया आज की क्लास में, जबरदस्त इतने टफ क्वेश्चंस करने में, है ना। मत कहना कि सर रीजनिंग आसान होती है, रीजनिंग आसान आती है, बस ये कह सकते हो, मना हम उसको टफ नहीं सकते हैं। अरे अंशुमन, बेवकूफों वाली बात करोगे तो कौन सुनेगा यार तुम्हारी, अपनी बात में वजन रखो कि सामने वाला सुने। कह रहा है उन संख्याओं का गुणनफल जो केवल दो आकृतियों का है, मतलब दो आकृतियों में है। तो जैसे 8 दो आकृति में है, 6 दो आकृति में है, 4 दो आकृति में है, 2 दो आकृति में है ना, 5 सिंगल आकृति में, 7 सिंगल में है, 9 तीन में है, 3 तीन में है और 1 सिंगल में है। तो बस यही है। अब देख लीजिए इनमें कौन कौन है। कह रहे हैं 4 इंटू 6 इंटू 8 इंटू 2। तो बना लीजिए इसको, कैसे बनाएंगे, 8 दूनी 16 है ना, और 16 छीन 96, ऐसा कर लीजिए, 4 दूनी 8 8 64, 4 दूनी 8 8 8 64, 64 की गुणा 6 से कर लीजिए तो कितना हो गया, 6 चौक 24 का 4 6 कैरी 2 6 6 36 और 2 38, मतलब 2 384। कितना होगा 384, कितना हो गया 384, कितना हो गया 384। 384 मस्ट बी द राइट आंसर, 384 मस्ट बी द राइट आंसर। क्लियर। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट है, बनाइए ध्यान से, बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से कंसंट्रेशन के साथ कीजिएगा, ठीक है। देखो मैं आपको डायरेक्ट बता दूं, ये जो क्लास है ना, ये सच में सीजीएल मेंस लेवल ही है या सीएचएसएल मेंस लेवल है ना। यदि आप जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आपके सिर के ऊपर से जा रही होंगी। सो अगर आप नहीं भी देखेंगे तो ऐसी कोई परेशानी नहीं है ना। यदि आप सीजीएल की एग्जाम देना चाहेंगे भविष्य में, तब आप इस क्लास को जरूर देखिए, ठीक है। मैं आपके साथ जबरदस्ती आपके साथ खिलवाड़ नहीं करूंगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि मुझे तो स्टूडेंट्स लाने हैं क्लास में, इसलिए मैं झूठ बोलूं कि तो जीडी में आएगा, नहीं आएगा जीडी में। सीजीएल के मेंस में आ सकता है, सीपीयू में आ सकता है, सीएचएसएल के मेंस में आ सकता है, जीडी में नहीं आएगा। सो नहीं देखेंगे तो इतना आपको फर्क नहीं पड़ेगा, परेशान मत होइएगा, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन देखिए, क्या है 40 पार्टियों में 17 क्रिकेट खेलते हैं और 19 फुटबॉल खेलते हैं। तो मतलब मेरे पास 2 गोले बन गए, एक तो क्रिकेट वाला बन गया और एक फुटबॉल वाला बन गया, ठीक है। मेरे पास 2 गोले बन गए, एक हो गया क्रिकेट वाला कि कुछ क्रिकेट वाले खेलते हैं, और एक हो गया आपका फुटबॉल वाला जो आपके फुटबॉल खेलते होंगे। कह रहा है आउट ऑफ 40 क्लासमेट्स 17 प्ले क्रिकेट एंड 19 प्ले फुटबॉल, 3 प्ले बोथ क्रिकेट एज वेल एज फुटबॉल। तो भाई यहाँ पर साफ चीज है कि क्रिकेट वाले कितने हैं आपके 17 है, और फुटबॉल वाले कितने हैं 19 है, लेकिन दोनों लोग कितने खेलते हैं 3 खेलते हैं। अब ये 3 दोनों में कॉमन आ गया, अब ये जो 3 है ये दोनों के लिए कॉमन आ गया। अब ये जो 3 है ये क्या आ गया, दोनों के लिए कॉमन आ गया। अर्थात यहाँ पर जो बचा वो कितना बचा 16, और यहाँ पर जो बचा वो कितना बचा 14। यहाँ पर जो बचा वो बचा 16 और यहाँ पर कितना बचा 14, ठीक है। ये 14 इसलिए बचा क्योंकि इन दोनों को जोड़ने के बाद तो 17 ही आएगा और इन दोनों को जोड़ने के बाद तो 19 ही आएगा, ठीक है, इसलिए ये बचा। अब पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, कह रहा वो नाइदर प्ले क्रिकेट नॉर फुटबॉल। आपको बताना है कि जो ना तो क्रिकेट खेलते हैं और ना ही फुटबॉल खेलते हैं, दैट इज 40 माइनस 14 जो क्रिकेट खेलते हैं, 3 जो दोनों चीज खेलते हैं और 16 जो केवल फुटबॉल खेलते हैं। तो माइनस कर दीजिए 14 माइनस 33 यानी कि 7। तो 7 छात्र ऐसे हैं, 7 स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों ही खेल नहीं खेलते, 7 छात्र ऐसे हैं जो दोनों ही खेल नहीं खेलते, ठीक है। और कितने ही कमेंट कर ले तो नाम नहीं लेना मैंने, ठीक है। फिर कमेंट से मेरा कुछ नहीं जाना, इतना सा भी नहीं जाना, इतना सा भी कहना क्या चाहता हूँ वो तो खैर तुम मीनिंग समझ ही गया होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, बनाओ भाई। चलिए ठीक है बेटा, मैं पंकज मैं देख लूंगा इंस्टाग्राम पे जो आपने मुझे क्वेश्चन भेजा है। सिंपल क्वेश्चन है, टफ नहीं है, बस देखने में लग रहा है टफ। इंटू 2 माइनस 1, ठीक है, इंटू 2 माइनस 1 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 2 माइनस 1, ठीक है। तो इंटू 2 माइनस 1, 7 दूनी 14 और 1 13,
100 इंटू 2 -1 अर्थात 7 दूनी 14 और 1 13। अरे पढ़ ले यार, कितनी बातें करेगा। एक क्वेश्चन और है, टफ है, हार्ड क्वेश्चन है, ध्यान से करना। हार्ड क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है, ध्यान से करना। बिल्कुल एसएससी सीजीएल मेंस वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल एसएससी सीजीएल मेन वाला क्वेश्चन है। पिछला क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है क्या? एक मिनट को अभी देख रहा हूँ, पहले ये कर लेते हैं फिर देख लेंगे क्यों परेशान हो रहे हो। पिछले क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है तो उसको दोबारा देख लेंगे, परेशान क्यों हो रहे हो। परेशान नहीं होने का, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। कह रहा है कि पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं फिर उस पर जाएंगे, क्योंकि अभी ये सामने है आपके, आपने इसमें ऑलरेडी 1 मिनट दे दिया है ना, तो अपना 1 मिनट क्यों खराब करना, 1 मिनट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हाँ देख लेगा, 1 मिनट रुक जाओ, परेशान मत हो, उस क्वेश्चन को भी करा रहा हूँ। ठीक है, अब ये देखो ये क्या कह रहा है। अब इसी क्वेश्चन पे 1 मिनट हम दे चुके हैं ना, इसमें 1 मिनट क्यों खराब करें। पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं वरना फिर पढ़ना पड़ेगा। पिछला क्वेश्चन गड़बड़ है तो उसको देख लेते हैं। कह रहे 17 हिंदी बोल सकते हैं और 13 छात्र अंग्रेजी बोल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक महत्व होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक महत्व होता है कि ओनली शब्द लिखा होगा। अगर वहां पर केवल शब्द लिखा है तो वो केवल हिंदी बोलेंगे, अगर वो हिंदी शब्द लिखा है तो उसका पूरा जो सर्कल है वो पूरा का पूरा सर्कल हिंदी बोलेगा। कह रहे 30 छात्रों की कक्षा में 15 छात्र मराठी बोल सकते हैं, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि मराठी वाले जो है वो 15 स्टूडेंट्स हैं, 17 हिंदी बोल सकते हैं यानी कि हिंदी वाले जो है वो 17 स्टूडेंट्स हैं, और 13 इंग्लिश बोल सकते हैं यानी कि इंग्लिश वाले जो है वो 13 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, कह रहा है 5 छात्र अंग्रेजी और मराठी दोनों बोल सकते हैं और इनमें से 2 हिंदी भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है 2 हिंदी भी बोल सकते हैं, मतलब ये वाला जो पोर्शन है कॉमन पोर्शन 2 है, अर्थात 2 व्यक्ति ऐसे हैं कि जो मराठी और इंग्लिश है, यानी कि मराठी और इंग्लिश है, ये 5 लोग बोल सकते हैं। इनमें से 2 ऐसे हैं जो हिंदी भी बोल सकते हैं, यानी कि 2 मराठी हिंदी इंग्लिश तीनों ही भाषाएं बोल सकते हैं। तो मराठी हिंदी और इंग्लिश में जब 2 चले गए तो 5 में से 2 यहाँ आ गए, तो बचा हुआ 3 हो गया। ये देखिए पूर्ण पोर्शन जो है वो 5 का है। फिर आगे क्या कह रहा है, कह रहा है 6 छात्र केवल अंग्रेजी बोल सकते हैं, तो यहाँ पर क्लियर पॉइंट मिल गया। 6 स्टूडेंट्स केवल इंग्लिश बोलेंगे, और कह रहा है 7 छात्र केवल हिंदी बोल सकते हैं, यानी कि हिंदी में भी पॉइंट मिल गया स्पेसिफिकली कि 7 हिंदी बोलेंगे। कह रहा है कितने छात्र केवल मराठी बोलेंगे, यानी कि एक्स की वैल्यू मुझे बतानी है। इस एक्स की वैल्यू निकालने का एक सिंपल सा साधारण सा तरीका क्या है, सबसे पहले देखिए ये वाला सर्किल, क्योंकि इस वाले सर्किल में केवल ये वाई मान लीजिए ये मिस है, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा 3 + 2 + 6 + y = 13, क्योंकि इस पूरे सर्किल की वैल्यू 13 है, तो y = 6 2 8 और 3 11, 13 - 11 यानी कि 2, तो y की प्लेस वैल्यू कितनी हो गई, y की जगह आ गया 2, है ना। अब जब मेरे पास y 2 आ चुका है, अब मैं ये भी निकाल सकता हूँ। अब क्या निकाल सकता हूँ मैं, ये निकाल सकता हूँ। क्यों निकाल सकता हूँ, है ना, अभी भी ये नहीं निकाल सकता क्योंकि अभी ये मिस है। तो अब मैं क्या करूंगा, पहले ये निकालूंगा, है ना। अब यहाँ पर मान लीजिए मैं इसको z मान लेता हूँ, मान लीजिए मैं यहाँ इसको क्या मान लेता हूँ, z मान लेता हूँ। तो z मानने के बाद क्या होगा, इस वाले की वैल्यू कितनी है 17, तो यानी कि z + 2 + 7 + 2 = 17, तो z = कितना हो गया 17 - 11, तो यानी कि z की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। तो मुझे पता चला कि ये कितना आ गया, ये आपका 6 आ गया। अब जब ये 6 आ गया, अब पता चल गया कि जब ये 6 है तो अब ये क्लियर है कि ये वैल्यू अब निकल जाएगी आराम से। अब ये वैल्यू आराम से निकल जाएगी, क्यों निकल जाएगी, यहाँ पर दिया गया है x + 6 + 2 + 3 + 6 + 2 + 3, और इसका जो टोटल है वो है 15। इसका टोटल कितना है, इसका टोटल है 15, तो 6 2 8 और 3 11, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 15 - 11 मतलब कि 4, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। यानी कि केवल 4 छात्र जो है जो मराठी बोल सकते हैं, 4 छात्र जो है वो केवल मराठी बोलते हैं, 4 छात्र जो है वो केवल मराठी बोलते हैं। पिछला क्वेश्चन है उसमें कुछ कंफ्यूजन है, इंटू 2 - 1 मैंने कहा नहीं हो रहा है, आप कह रहे हो क्यों नहीं हो रहा है, 5 दूनी 10 - 1, 6 दूनी 12 - 1, 7 दूनी 14 - 1, 3 दूनी 6 - 1, ओके, यहाँ 5 नहीं है यहाँ 4 है, तो कॉन्सेप्ट बदल दो। अगर आंसर नहीं बन रहा तो कॉन्सेप्ट बदल दो, जरूरी नहीं है कि एक ही कॉन्सेप्ट लगे, दूसरा कॉन्सेप्ट भी लग सकता है। इसको 2 हिस्सों में बांट दो, इसको बांट दो 2 हिस्सों में, ऊपर जोड़ो x + 4 + 5 + 6, और नीचे जोड़ो 11 + 9 + 3 + 7, तो 3 + 7 = 10, 10 और 9 19 और 11 कितना 30, है ना। ये कितना हुआ 6 5 11 और 4 15, 6 5 11 और 4 15, मतलब x + 15, तो x + 15 को अगर मुझे 30 बनाना है तो मतलब 15 + 15 होता है तब 30 होगा, तो यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 15, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 15, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 15, ऑप्शन डी। ऊपर और नीचे का जो सम है वो कितना होगा 30 होगा, ऊपर और नीचे का जो सम है वो कितना होगा 30 होगा, 11 और 9 20, 20 और 10 30, ऊपर जोड़ोगे 6 5 11 4 15, 15 और 15 30, यानी कि 30, ऑप्शन डी। ठीक है, क्यों टेंशन लेते हो यार, जब भाई खड़ा है इतना, और इस क्वेश्चन को पहले कराना इसलिए जरूरी था क्योंकि इसे 1.5 मिनट हम पढ़ चुके थे। अगर आधा छोड़ के मैं वापस वहां जाता तो फिर वही कहानी बनती, क्या ही फायदा था उसका। चलो अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट अब ये क्वेश्चन बनाओ, ये बढ़िया है, बताओ इसका क्या लॉजिक लग रहा है, ये बढ़िया है जबरदस्त है, बताओ इसका क्या लॉजिक लग रहा है, करो जल्दी से फटाफट से करो जल्दी से, इसका क्या लॉजिक लग रहा है।
सर कल मेरा पेपर है, ऑल द बेस्ट भाई आपको। चलिए इसका लॉजिक बताइए। अरे कुलदीप 15 फिर 9, अच्छा 15 पिछले क्वेश्चन का 9 दे रहा है। देव कह रहा है 4, राजेश कह रहे हैं ए मतलब 5। क्या सोच रहे हैं आप? मतलब कुछ तो आप सोच रहे होंगे ना, ऐसे तो आप आंसर दे नहीं रहे होंगे, कुछ तो आप सोच रहे होंगे सर इसको सोचने के बाद ये आंसर बन सकता है। तो वो सोच मैं जानना चाहता हूँ कि आप वो क्या सोच रहे हैं। बताइए क्या आप सोच रहे हैं, जल्दी से बताइए। सोच नहीं बताइए अभी तक किसी ने भी इसका लॉजिक सोचा ही नहीं है कि लॉजिक क्या होगा। According to me, option D is correct. यदि आप यहाँ 93 में से 27 घटाते हैं तो कितना बचेगा? 13 में 7 गए तो 6 बचे, और 8 में 2 गए, कितने? 8 में 2 गए तो 6 बचे, और इसमें से 63 घटाते हैं तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। जब आप 79 में से 38 घटाते हैं तो कितना बचेगा? 9 में 8 गए तो 1 बचा, और 7 में 3 गए तो 4 बचे, और इसमें से जब आप 37 घटाते हैं तो आपका 4 बचेगा। जब आप 67 में से 16 घटाते हैं तो आपका 7 में 6 गया तो 1 बचा, और 6 में 1 गया तो 5 बचा, और इसमें से जब आप 42 घटाते हैं तब आपका 9 बचेगा। दैट इज ऑप्शन डी। तो अकॉर्डिंग टू मी ऑप्शन डी वाले भाई का बिल्कुल सही। बाकी 5 जो सोच रहे थे वो गलत है ना निकी? सो 5 नहीं सोचना है, थोड़ा सा दिमाग से सोचना है, जल्दी नहीं सोचना। कोई बात नहीं, मैंने क्या कहा, सीजीएल मेंस में ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, और ये क्वेश्चन जो है ये एग्जाम बना देंगे, ये क्वेश्चंस जो है ये एग्जाम बना देंगे। अरे भाई आपका कल परसों तरसों जो भी एग्जाम है, आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है ना। बाकी मैंने आपको इंस्टाग्राम पे भी और आपको टेलीग्राम पे भी मैसेज करने का ऑप्शन दे रखा है, मुझे डायरेक्ट भी मैसेज कर सकते हो। इतना परेशान क्यों होते हो? पढ़ो, मस्त रहो, पढ़ते रहो। अब ये क्वेश्चन देखो, ये 30 सेकंड्स का क्वेश्चन है, क्योंकि इस तरीके की ट्रिक मैंने आपको सिखाई है। जब भी इंटरचेंज वाला क्वेश्चन आएगा तो एल और आर के कॉन्सेप्ट में जाएगा। कह रहा लड़कियों की एक पंक्ति में नित्य और सुकन्या क्रमश दाहिने छोर से 9वें और बाएं छोर से 10वें स्थान पर है। यदि वे अपने स्थानों को बदल देते हैं, दे इंटरचेंज देयर पोजीशंस, सुकन्या ऑक्यूपाइज 17th प्लेस फ्रॉम द राइट, है ना? तो 17th प्लेस फ्रॉम द राइट एंड 18th प्लेस फ्रॉम द लेफ्ट रिस्पेक्टिवली। तो इसके बीच में देखो अंतर कितने का है? 8 का है, और इसके बीच में भी देखो अंतर कितने का है? 8 का है। जब ये अंतर समान है, जब ये अंतर समान है तो इन दोनों को क्रॉसवाइज ले लीजिएगा, इन दोनों को क्रॉसवाइज ले लीजिएगा, अर्थात t is equal to l plus r minus 1, that means t is equal to 10 plus 17 minus 1, और either 18 plus 9 minus 1। तो दोनों ही कंडीशन में आंसर मस्ट बी 26, दोनों ही कंडीशन में आंसर मस्ट बी 26, दोनों ही कंडीशन में आंसर मस्ट बी 26। ठीक है, कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए ये क्या कह रहा है, बनाइए। सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, बहुत ही ध्यान से करिएगा। मैं आपको 1 से 1.5 मिनट का टाइम दे रहा हूं, बहुत ही ध्यान से बनाइए। सिटिंग अरेंजमेंट, एसएससी आईएमडी की एक परीक्षा हुई थी अभी, एसएससी आईएमडी के पेपर में सिटिंग अरेंजमेंट के 5 क्वेश्चन पूछे थे। कितने क्वेश्चन? 5 क्वेश्चन। ओम नमः शिवाय। चलिए अब हम देखते हैं कैसे इसको कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है निम्न की जानकारी को ध्यान से पढ़ें। कह रहा है 8 व्यक्ति पी क्यू आर एस टी यूवी और डब्ल्यू एक केंद्र की ओर एक गोलाकार मेज के चारों ओर बैठे हैं, लेकिन जरूरी नहीं उसी क्रम में हो। 8 व्यक्ति हैं जो गोलाकार मेज के चारों ओर बैठे हैं, लेकिन जरूरी नहीं उसी क्रम में हो। और मैं हमेशा कहता हूँ ऐसे केस में ऐसे क्वेश्चन में 2 केस बनाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन कह रहा है कि क्यू डब्ल्यू के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। तो क्यू जो है वो डब्ल्यू के बाएं से 1 2 3 तीसरे स्थान पर बैठा है। तो क्यू जो है वो डब्ल्यू के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। कह रहे क्यू और पी के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो क्यू और पी के बीच देयर आर 2 पर्संस बिटवीन क्यू एंड पी, है ना? आर इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एस, आर एस के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, नहीं पता। कह रहा है एस जो है वो डब्ल्यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब एस यहां नहीं आ सकता, एस यहां नहीं आ सकता। सो अगर एस यहां आएगा तो आर इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एस, तो एस अंदर की तरफ देख रहे हैं तो आर यहां आ सकता है। ठीक है,
अब एस यहाँ आएगा तो आर यहाँ नहीं आ सकता, अगर एस यहाँ आएगा तो आर यहाँ आ सकता है, क्योंकि आर इज सेकंड टू दी लेफ्ट ऑफ एस, तो एस और आर यहाँ भी आ सकते हैं। ठीक है, फिर आगे देखिए, फिर कह रहा है कि टी और यू एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी हैं, तो टी और यू एक साथ आएंगे। अब टी और यू यहाँ एक साथ नहीं आ रहे हैं, कह रहा है यू और वी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठ सकता है, तो अगर टी और यू मैं एक साथ लेता हूं तो यू और वी के बीच केवल एक व्यक्ति यहाँ आ सकता है, टी और यू एक साथ कहीं नहीं आ पाएंगे। दैट इज वाई ये वाला हिस्सा गलत कर दीजिएगा। खत्म बात, क्वेश्चन हमारा तैयार, ये हमारी सीटिंग तैयार है। कह रहे निम्नलिखित में से कौन डब्ल्यू के तत्काल बाईं ओर है, तो बच्चे डब्ल्यू के तत्काल बाईं ओर कौन है, टी है, तो डब्ल्यू के तत्काल बाईं ओर कौन बैठा है, तो डब्ल्यू के तत्काल बाईं ओर जो है वो टी बैठा है। सही है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है। विशाल जायसवाल पढ़ाई करते हुए बरसाती मेंढक को, सवाल है मेरा, बता दीजिएगा। कह रहा है कि नो ट्री इज फ्रूट, नो ट्री इज फ्रूट, कोई ट्री जो है वो फ्रूट नहीं है। फिर कह रहा है सभी फल पत्थर है, ऑल फल ऑल फ्रूट्स आर स्टोन, ऑल फ्रूट्स आर स्टोन्स, और सभी पत्थर बारिश है, ऑल स्टोन्स आर रेन, सभी पत्थर जो है वो बारिश है, ऑल स्टोन्स आर रेन्स। ठीक है, अब कंक्लूजन देखिए, निष्कर्ष देखते हैं कौन कौन से हैं। अब निष्कर्ष देखते हैं कौन कौन से हैं, अब निष्कर्ष देखते हैं कौन कौन से हैं। बेटा आप देख सकते हो किसी भी एग्जाम के लिए, है ना। और बच्चे विपुल सर की जो क्लास है वो आज नहीं है, आज संडे है ना, कल हुई थी विपुल सर की क्लास। अब देखिए कह रहा नो स्टोन इज ट्री, कह रहा कोई पेड़ पत्थर पेड़ नहीं है, नो स्टोन इज ट्री, तो ये तो गलत है ना, ये तो पूर्णतः गलत बात है ना, क्योंकि मुझे बस ये पता है कि नो ट्री इज फ्रूट, है ना, और स्टोन इसके बाहर है, ये है। ऐसा भी हो सकता है कि स्टोन इसके साथ जुड़ जाए तब भी ट्री फ्रूट नहीं होगा, है ना, तो ऐसा हो सकता है, मतलब पहला वाला गलत है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नो रेन इज ट्री, अगेन रेन का है, रेन फिर इसके बाहर है, तो रेन इज ट्री नहीं है, नहीं पता, क्योंकि रेन इसके साथ भी जुड़ सकती है, तो यानी कि ये भी गलत होगा। कह रहा सम रेन्स आर फ्रूट, कुछ रेन फ्रूट है, हाँ बिल्कुल ये सही है, अंदर जाते हुए तो रेन्स आर फ्रूट, तो थर्ड वाला बिल्कुल ठीक है। कह रहा सम रेन्स आर ट्रीज, तो रेन और ट्री अगेन जुड़ा हुआ तो है ही नहीं, मतलब ये भी गलत होगा, यानी कि ये भी फॉलो नहीं करेगा। तो यहाँ पर जो बन रहा है वो बन रहा है ओनली थर्ड एंड। एंड क्यों? क्योंकि सर मैंने आपको सीजीएल मेंस की बात बोली, तो सीजीएल मेंस आइदर और की कंडीशन तक पहुंचेगा, लिख के ले लो। तो यहाँ पर रेन दिया गया है, यहाँ ट्री दिया गया है, यहाँ रेन दिया गया है, यहाँ ट्री दिया गया है, यहाँ नो दिया गया है और यहाँ सम दिया गया है, तो एक निगेटिव है ना, ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है ना। रेन सेम, ट्री सेम और दोनों ही गलत है, तो आइदर और की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर गई, तो ओनली थर्ड एंड, आइदर 2 और 4 फॉलो इज द राइट आंसर, आइदर 2 और 4 फॉलो इज द राइट आंसर। सिलोजिज्म पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, और ये प्रश्न जो आपके सामने है ना, ये आपके क्लास में कराया हुआ प्रश्न है। जो आपका मिशन वर्दी बैच था, जो आपका मशाल बैच था, उन दोनों ही बैच में सेम क्वेश्चन विदाउट चेंजिंग द वैल्यूज। और आपको याद भी होगा, अगर कोई मिशन वर्दी या अपने मशाल बैच का स्टूडेंट है, वहां पर पेड़ की जगह वृक्ष लिख गया था, तो मैंने वृक्ष को काट करके पेड़ लिखा था, यहाँ पर वृक्ष नहीं बेटा पेड़ होगा। सेम क्वेश्चन कराया हुआ क्वेश्चन है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पढ़िए जा करके। चलिए 29 क्वेश्चन देखिए, ये क्या कह रहा है। एब्सोल्युटली 2023 पढ़ने पर फोकस करो। जो नेगेटिव कमेंट कर रहा है उसे करने दो यार, उसकी जिंदगी वैसे बर्बाद है, तुम अपनी क्यों करना चाहते हो उसके चक्कर में। तुम फोकस करो पढ़ाई पर, उसको जो गड्ढे में गिरा हुआ है निकालने की कोशिश मत करो। देखो कह रहा है 16 लड़कियों की एक पंक्ति में, तो अगर आप यहाँ से यहाँ तक वैल्यू की बात करें तो टोटल दिया गया है कितना 16। 16 लड़कियों की एक पंक्ति में जब हेमा को दो स्थानों पर स्थानांतरित किया गया बाईं ओर, अर्थात यानी कि हेमा जो थी वो यहाँ पर थी, इसको 2 स्थान बाईं ओर, मतलब 1 स्थान और 2 स्थान, मतलब हेमा जो है वो अब यहाँ आ गई, हेमा जो है वो अब यहाँ आ गई, तो वह बाएं छोर से 7वीं हो गई, अर्थात ये बाएं छोर से कितनी हो गई 7th, बाएं छोर से कितनी हो गई 7th। ठीक है, बाएं छोर से कितनी हो गई आपकी 7th हो गई। अब इसके बाद ये यानी कि ये वाली जो हो गई 8th हो गई, और ये वाली लाइन क्या हो गई 9th हो गई, तो हम कह सकते हैं कि हेमा जो है वो बाएं छोर से पहले जो है वो 9वें स्थान पर थी। तो यही कह रहा है दाहिने छोर से उसकी पहले की स्थिति क्या है, तो बच्चे दाहिने छोर से मतलब ये वाली स्थिति बतानी है, तो ये वाली स्थिति उसकी बतानी है। हमें पता है क्या t इज इक्वल टू होता है l प्लस r माइनस 1, t कितना है 16, l कितना हो गया 9 प्लस r माइनस 1, आप निकाल दो कितना हो गया 8, तो r कितना हो गया 9 16 माइनस 8 मतलब कि 8, मतलब ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर क्या है, मतलब ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसका राइट आंसर है। क्लियर? चलिए
ठीक है, अब इस क्वेश्चन को अगर आप डायरेक्ट भी करना चाहो तो पता है कैसे करोगे, जैसे t इज इक्वल टू एल प्लस आर माइनस वन होता है, t कितना दिया है 16 है ना, m कितना दिया है 7 मान लीजिए प्लस r माइनस वन, तो r मैंने निकाल दिया कितना हो गया, r हो गया 10, r कितना हो गया 10, तो राइट से जो पोजीशन हो गई 10 हो गई है ना, तो अगर उसने दो स्थान बाईं ओर किसका आया था तो इसमें दो स्थान माइनस कर दीजिए, तो जितने बाएं या दाएं किसका आएगा वो वाली वैल्यू को माइनस कर देना बस, तो बाएं या दाएं जो भी किसका आएगा वो माइनस कर देना, तब भी जो आपका आंसर है वो सेम ही रहेगा, तब भी जो आपका आंसर है वो सेम ही रहेगा, तब भी जो आपका आंसर है वो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, ठीक है, तब भी जो आपका आंसर है वो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, दैट इज 8। अगला क्वेश्चन है द लास्ट क्वेश्चन है ना, और ये क्वेश्चन एक और अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, जो इसका आंसर करेगा वो जबरदस्ती होगा, बताओ देखो क्या होगा। ओम नमः शिवाय। पीयूष मुझे सच में नहीं पता, मैं इसलिए जवाब नहीं दे पा रहा हूँ आपके क्वेश्चन का, मुझे सच में नहीं पता एज कब से काउंट हो रही है सीआरपीएफ के लिए, तो मैं कैसे बता पाऊंगा, है ना, इसलिए मैं शांति से खड़ा हूँ यहाँ। देखिए लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना, नए शब्द के मध्य दो अक्षर खोजें जिसे आप इसके दूसरे तीसरे पांचवें सातवें आठवें और 10वें अक्षर का उपयोग करके मैनेजमेंट से बना सकते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, कौन कौन सा कह रहा है इसका दूसरा शब्द, दूसरा शब्द क्या है ए, तीसरा शब्द क्या है एन, है ना, पांचवा शब्द क्या है जी, और सातवां शब्द क्या है एम, और आठवां शब्द क्या है ई, और 10वां शब्द क्या है टी, तो कह रहा है इसके उपयोग करके आप बना सकते हैं। अगर आप इस शब्द को देखोगे ना, अगर आप इस शब्द को देखोगे तो इससे एक ही वर्ड बनेगा वो है मैग्नेट, वो एक ही शब्द बनेगा वो है मैग्नेट, और इसके मध्य दो शब्द आपको बताने हैं, तो मैग्नेट के जो मध्य दो शब्द हैं वो है आपके जी एन अर्थात ऑप्शन बी, मैग्नेट के जो मध्य दो शब्द हैं वो है आपके जी एन अर्थात ऑप्शन बी, सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। सो ये था भाई एसएससी, अगर मैं बात करूं तो ये था आपके